हेलो गाइस, आपका स्वागत है कैजू नंबर 8 सेकंड सीजन के एपिसोड 1 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता हम देखते हैं मीना और काबुका को दोनों भाग रहे होते हैं क्योंकि शहर में किसी काजू ने अटैक कर दिया है। तभी मीना यहाँ पे गिर जाती है तो काबुका उसे कहता है कि घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे फिर डिफेंस फोर्स भी आ जाती है, लेकिन डिफेंस फोर्स काबुका को ही घेर लेती है। तभी वो नोटिस करता है कि आसपास जितने भी डिफेंस फोर्सेस वाले हैं उन्होंने उसको घेर लिया है, और ऊपर से मीना ने भी उसे घेर लिया है। तभी मीना ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और वो एक काइजू में बदल चुका है, और जिसके कारण उसको गुस्सा आ गया और उसने पूरे शहर को ख़त्म कर दिया। एकदम बड़े से काइजू में बदल के उसने पूरे शहर को ख़त्म कर दिया। तभी वो उड़ता है, वो कहता है कि ये चलो एक सपना था। यस गाइस, वो एक सपना देख रहा था काऊ का। फिर इसके बाद हम देखते हैं थर्ड डिवीज़न के हेडक्वार्टर को, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इस जगह को दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है। तब यहाँ पे मीना इस जगह को देखने के लिए आ जाती है, और यहाँ पे शोइशिरो भी आ जाता है और मीना को बताता है कि कावुका की जान को बख्श दिया गया है। तो 5 दिन हो गए उसको हेडक्वार्टर में ही रखा गया है, आगे पता नहीं इसके साथ क्या क्या होगा। उस बेवकूफ़ ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, इतना अच्छा सा सब कुछ चल रहा था, सब खत्म कर दिया उसने। तभी मीना कहती है कि आज सभी को नई यूनिट मिल जाएगी, नई नई जगह पहुंच जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इचिकावा और फुशियारा को। इचिकावा अभी भी उसी सोच में पड़ा होता है कि आखिरकार कावका सर के साथ क्या हुआ होगा। तो फुशियारा उसका मूड लाइट करने के लिए एक जगह गाड़ी रोकता है, उससे कहता है कि तुम मेरी फ़ोटो खींचो। और फुशियारा फिर कहता है कि अंकल ने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा है, उन्होंने काम ही ऐसा करा है कि वो डिफेंस फोर्स में रहने के लायक ही नहीं है। मतलब कि डिफेंस फोर्स में एक आम आदमी बनकर नहीं रह सकते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। फिर इसके बाद इचिकावा हंसने लग जाता है, और फिर फुशियारा कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो इचिकावा कहता है कि मुझे काजू नंबर 8 मतलब कि काउका सर की एक बात याद आ गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं अब काजू 8 बन चुका हूँ तो अब मेरा क्या होगा। फिर फुशियारा भी हंसने लग जाता है और कहता है कि उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, मतलब कि काबुका को कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर इचिकावा कहता है कि इसीलिए मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। और ये दोनों फोर्थ डिवीज़न की तरफ निकल जाते हैं, और इचिकावा डिसाइड करता है कि मैं और ज़्यादा ताकतवर बनूंगा, काबुका सर की मदद करूंगा। इसका बाद देखते हैं फर्स्ट डिवीज़न के हेडक्वार्टर को, और यहाँ पे किकुरी सबके मैसेज पढ़ रही होती है। वो डिसाइड करती है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि मुझे काबुका सर को तब रोकना है जब वो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तब यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न के वाइस कैप्टन इजी आ जाता है। इसका मतलब किकुरी को फर्स्ट डिवीज़न यूनिट में भेजा गया है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल यूनिट है। तो किकुरी सोचने लग जाती है कि जब मैं अमेरिका में थी तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थी उस वक्त भी, और अब मैं इसमें हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वाइस कैप्टन इजी इसको केन से मिलाने के लिए ले जाता है। केन इस यूनिट का कैप्टन है, जो कि जापान का सबसे ताकतवर इंसान है। और जब वो इसके दरवाजे को नॉक करके अंदर एंट्री लेते हैं तो देखते हैं कि जो कैप्टन है वो गेम खेल रहा है और हरकतें कर रहा है, जिससे कि क्यूर को कुछ समझ नहीं आता, और वो सोचने लग जाती है कि अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट करूँ तो रिस्पेक्ट के भी अनरिस्पेक्ट हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। तभी यहाँ पे इजी इसके गेमिंग सेटअप को लात मार देता है और केन गुस्सा हो जाता है। और फिर इजी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये 2 बजे आने वाली, तो इसलिए तुमने अपना रूम साफ़ क्यों नहीं करा। तभी केन कहता है कि मेरी मर्ज़ी में अपना रूम साफ़ करूँ या ना करूँ, और तुम्हें ही मेरे रूम से केवल प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम ही मेरे रूम को साफ़ कर दो। तभी इजी अपने लोगों को बोलता है और वो साफ़ करने लग जाते हैं, जिससे यहाँ पे कैन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तभी इजी कैन को किकुरू से मिलाता है, और किकुरू भी सोचने लग जाती है कि अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट करूँ या ना करूँ। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो एक कैप्टन है तो इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और वो फिर इसको सैल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर यहाँ पे कैन कहता है कि तुम मिसाओ की बेटी हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ। फिर वो कहता है कि तुम, मुझे इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे एक चीज़ चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे काइजू का अलर्ट हो जाता है, यहाँ पे शहर में काइजू का अटैक हो जाता है। तभी कैन कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ चलोगी। और यहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे एक काइजू पानी के अंदर से निकलते हुए दिखाया जा रहा है, और सभी के फ़ोन पे काइजू का अलर्ट जा चुका है। सभी को शेल्टर के अंदर जाने के लिए बोल दिया गया है, और सारी मिसाइलें काइजू की तरफ कर दी गई है। फिर इसके बाद हमें काइजू को दिखाया जाता है, और काइजू पता है गाइस कैसा लगता है, गॉडजिला की छठी कॉपी लग रहा है। जैसे किंग कॉन्ग और गॉडजिला मूवी में है ना, वैसा ही सेम लग रहा है। इसके बाद सारे के सारे डिफेंस फोर्सेज आ जाती है, और काइजू अपने आप को बचाने के लिए एक पुल को ही तोड़ देता है। इसके बाद जो फर्स्ट डिवीज़न के कैप्टन है उसके ऑर्डर को मानते हुए सभी लोग इस पर अटैक कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें किकोरी देख रही होती है और कहती है कि
काइजू की हर मूवमेंट पे पूरा कंट्रोल कर पा रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सूट की कॉम्बैक्ट पावर को अपने 40% कॉम्बैक्ट पावर से यूज़ कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये सभी लोग अपने एवरेज लीडर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी यहाँ पे कैन कहता है कि गुरु को कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। तो कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी अनस्टॉपेबल पावर देखनी है, और इसको बोलते ही वो नीचे कूद जाता है हेलीकॉप्टर से, और वो जाके सीधा काइजू के ऊपर लैंड करता है, और वो अपने हथियार को उस काइजू के पेट के अंदर मतलब उस कोर पे मारता है जहाँ से काइजू मर जाता है, और काइजू पूरी तरीके से फट जाता है जिससे चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। और ये सारी चीज़ें किकुरु देख के एक्साइटेड हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से केन को। वो अपना न्यूज़पेपर में नाम ढूंढ रहा होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में मीना का नाम होता है सबसे ऊपर, जिससे वो कहता है कि मैं यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, और मेरा नाम ही नहीं है, एक छोटा सा फोटो लगा रखा है मेरा सिर्फ। तभी किकूरी कहती कि इस इंसान को अपने बारे में न्यूज़पेपर में देखना है, ये इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, मतलब कि जापान का। तभी यहाँ पे केन का फ़ोन बज रहा होता है और वो नहीं उठा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे ईसा और इजी के साथ किसी भी मीटिंग में नहीं जाना है। तभी यहाँ पे इजी आ जाता है और उसको लेके चला जाता है मीटिंग में, क्योंकि ये मीटिंग काजू नंबर 8 को लेकर है। और फिर यहाँ पे कावुका को दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है, और यहाँ पे कुछ लोग आते हैं उसे ले जाते हैं इस काऊ के पास। और यहाँ पे कावुका देखता है कि यहाँ पर केन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि फर्स्ट यूनिट का है। फिर यहाँ पे इसाओ कहता है कि काऊ का मतलब कि काइजू नंबर 8, तुम्हें अपनी वर्दीनेस को साबित करने के लिए तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न में भेजा जा रहा है। तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल काइजू नंबर 8 हो, इसका मतलब तुम्हें अपने आप को साबित करने का एक और मौका मिला है, और अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम डिफेंस फोर्स के किसी भी लायक नहीं रहोगे। फिर इसके बाद कैन कहता है कि इन सब की क्या ज़रूरत है मेरे रहते हुए। तो ये बोलते ही जाने लग जाता है। तब यहाँ पे ईसाओ कहते हैं कि काइजू नंबर 9 जो कि इंसान में बदल सकता है, काइजू नंबर 10 जो इसने केवल हेडक्वार्टर पर अटैक करा, इसका मतलब जो काइजूस हैं वो बदल रहे, इवॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए हमें भी चेंज होना ही पड़ेगा। तभी इसके बाद वो कैन कहता है कि आपको अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आपको कुछ करना ही है तो इस काजू नंबर 8 को मार के मेरे लिए कोई सूट बनवा दीजिए। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 8 मतलब कि काऊ का कहता है कि मैं सॉरी सर, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता हूँ, मुझे किसी का वादा पूरा करना है, और मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। और इसके बाद काऊ का ये भी कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त से वादा करा है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ज़रूर साथ में कंधा मिलाकर लड़ूंगा। फिर इसके बाद काऊ का कहता है कि मैं आपकी टीम में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसके बाद कैन कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारे सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी पावर स्ट्रेंथ देखनी है। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते हो तो तुम मेरी टीम में किसी काम के नहीं रह जाओगे। अगर काइजू नंबर 8 में इन्वॉल्व होकर किसी पर अटैक करते हो तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी स्किन से अपने लिए एक सूट बनवा लूँगा। इसके बाद हम श्रीशिरो मीना को देखते हैं, जहाँ पे श्रीशिरो सब कुछ मीना को बता देता है कि काओ को फर्स्ट डिवीज़न में ज्वाइन करा लिया गया है। फिर इसके बाद मीना और श्रीशिरो ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम किकुरु को देखते हैं जो कि अपनी माँ की फ़ोटो को देख कर कह रही होती है कि मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके पावरफुल बन जाऊंगी। फिर हम इसके बाद इसाओ को देखते हैं जहाँ पर वो एक ऐसी लैब में होता है जहाँ पे काइजूस के ऊपर रिसर्च चल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक शहर को जहाँ पे काइजू का अटैक होता है या कुछ और होता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। शायद ये अर्थक्वेक भी हो सकता है, काइजू का कोई अटैक भी हो सकता है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है काजू नंबर 8 के सेकंड एपिसोड में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि काउका को फर्स्ट डिवीज़न में शामिल कर लिया गया है और उसे अपनी वर्दीनेस को साबित करना होगा। तो चलिए गाइस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शहर में भूकंप आ चुका है और उसका ही सारी बिल्डिंगें गिरने लगी हैं। तभी लोग नोटिस करते हैं कि शहर के बीच में गड्ढा हो चुका है जिसमें से काइजू बाहर आ रहे हैं, और ये काइजू चींटियों के जैसे दिखते हैं, जिनके कारण लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हमें फर्स्ट डिवीज़न का ब्रांच दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन काव का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी वर्दीनेस को साबित कर सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए काव का और भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तभी हम किकोरू को देखते हैं जो कि कैप्टन के पास जा रही होती है, वो इसलिए क्योंकि उसे और भी ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, एक्स्ट्रा लेसन चाहिए उसे, क्योंकि वो और भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो किकोरू कैप्टन का दरवाज़ा खोलती है तो कैप्टन उसके सामने झुके होते हैं और हाथ जोड़ रहे होते हैं, कहते हैं कि मुझे पैसे दे दो, मेरा अकाउंट होल्ड हो चुका है पता नहीं कैसे। तब यहाँ पे किकोरू कहती कि आपने और भी ज़्यादा बॉक्सेस ऑर्डर कर रखे हैं पहले से ही, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने ही साथी से पैसे मांग रहे हो, ये सब बकवास बंद करो, मुझे ट्रेन करो। तब यहाँ पे काइजू का अलर्ट बच जाता है और फर्स्ट डिवीज़न को एक काम दिया जाता है
लेकिन कैप्टन यहाँ पे गुस्सा होता है क्योंकि वो पैसे नहीं मांग पाया इन काइजू के कारण। इसके बाद सभी लोग शहर में इधर उधर भागने लग जाते हैं, शेल्टर को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन शेल्टर बहुत जल्दी ही भरते जा रहे थे, इसीलिए लोग रास्ता बदल बदल के जा रहे थे। और यहाँ पे तभी एक लड़की को चोट लग जाती है और उसका भाई उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका भाई उसे भरोसा दिलाता है कि कैप्टन गैन अभी आ ही रहे होंगे, वो हमें बचा लेंगे। तभी एक काइजू यहाँ पर आ जाता है, उस गाड़ी को हटा देता है और उसका भाई उसे बचाने के लिए सामने खड़ा हो जाता है। और वो अभी भी इसी भरोसे में था कि गैन आएगा। और तभी यहाँ पे जैसे ही काइजू अटैक करने वाला था उसके ऊपर, तभी यहाँ पे कैप्टन गैन आ जाता है और उसे बचा लेता है, जिसको देख के ये दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर इसके बाद कैप्टन गैन कहता है कि ओए बच्चे, तुमने मेरा नाम में कैप्टन नहीं लगाया, इसलिए तुम्हें सज़ा के तौर पे इंटरनेट पे 10 बारी कैप्टन कूल लिखना पड़ेगा। और ये चीज़ से वो लोग खुश हो जाते हैं और इनके पलटन आके उन बच्चों को ले जाते हैं और इन बच्चों को सेफ्टी जोन में पहुंचा दिया जाता है। तब यहाँ पर कैप्टन गैन सबसे बात कर रहा होता है और पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं सभी अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं और वो सभी काइजूस को मार रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सभी लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ पे कैप्टन गैन कहता है कि सभी अपने अपने तरीके से मारो जैसे तुम मार सकते हो, और जो काइजूस अपने इंसानों में बदल रहे हैं, किसी और बदलाव आ रहा है उनके अंदर किसी तरीके का, तो उन्हें न्यूट्रलाइज जोन के अंदर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर किकुरी और काबुका पहले से ही है और वो देखना चाहता है कि ये दोनों कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर इसके बाद हमें बेस दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग इन सोल्जर्स और स्क्वाड्स पर नज़र बनाए हुए हैं कि कोई चोटिल या कोई कमज़ोर तो नहीं हो गया है। और यहाँ पे चीफ भी इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे काइजूस पर सोल्जर्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और ये काफ़ी अच्छे से लड़ रहे होते हैं। तभी कुछ काइजूस न्यूट्रलाइज जोन की तरफ भेज दिए जाते हैं जहाँ पे किकुरी होती है और किकुर अपना वेपन निकाल लेती है और किकुरी बहुत ही अच्छे से वार करती है और एक ही बार में 3 काइजूस को ख़त्म कर देती है। लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी क्योंकि उसको पता था कि अभी भी मेरे से तेज़ हैं शिशोरी जो वाइस कैप्टन है, और मीना तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसीलिए वो अपनी पावर और भी ज़्यादा बढ़ाती है और वो और तेज़ लड़ने की कोशिश करती है और वो लड़ भी पाती है, जिसको देखकर बाकी सोल्जर्स के अंदर भी जोश आता है और वो लोग भी अच्छे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और सभी सोल्जर्स एक एक करके सभी काइजूस को ख़त्म करने लग जाते हैं। और यहाँ पे किकुरु फिर भी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा आगे होती है। और यहाँ पे फिर ईजी कैप्टन गैन को कहता है कि मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर के मुकाबले ये तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन यहाँ पे फिर कैप्टन गैन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन अभी ये सब छोड़ो, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्योंकि आन टाइप काइजूस बहुत कम सरफेस पर आते हैं, या तो उन्हें कोई टनल खोदते हुए ढूंढ ले तब वो ऊपर आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आन टाइप काइजूस बहुत सारे पहली बार ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। तभी इजी यहाँ पे कहता है कि काइजूस का बिहेवियर चेंज हो चुका है और मुझे इस चीज़ से थर्ड डिवीज़न का बेस याद आने लग गया है। और कैप्टन भी यहाँ पे कह रहा है कि तुम सही कह रहे हो, इनको कोई ना कोई तो ऑर्डर दे रहा है। तब यहाँ पे कुछ काइजूस काविका की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और काविका डर रहा होता है। फिर काविका के ऊपर लोगों ने नज़र भी रख रखी कि आखिरकार काइजू नंबर 8 करेगा क्या, मतलब कि काविका क्या करेगा। काविका अपने पैरों को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करता है और वो जोरदार मुक्का मारता है काइजू के ऊपर, लेकिन उसका हमला इफेक्टलेस होता है। और सभी लोग ये चीज़ देख रहे थे कि आखिरकार काविका अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप काइजू नंबर 8 में क्यों नहीं बदल पा रहा है। फिर कावुका कहता है कि मुझे पता था कि मैं इतनी सी ताकत के साथ तो इससे नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पिछली बार की तरह ट्रांसफॉर्म हुआ तो यहाँ पे सब लोगों को खतरा हो सकता है, वो लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं मीना के साथ मिलकर नहीं लड़ सकता हूँ। तभी कावुका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और कावुका पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जैसे ही होता है उसके तुरंत बाद ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल्ड हो जाता है और एक काइजू आकर उसको दूर पटक देता है, जिसके कारण वो घायल हो जाता है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। और ये सारी चीज़ें हेडक्वार्टर में सब लोग देख रहे थे और सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार कावुका ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है। तभी अचानक से कावुका के पास एक और काइजू की रीडिंग आने लग जाती है जो कि काइजू नंबर 8 जितना ही पावरफुल है। और फिर कावुका की ज़मीन हिलने लग जाती है और उसके नीचे से आंट काइजू निकलता है और उस आंट काइजू में से काइजू नंबर 9 निकलता है, जिसको देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और काइजू नंबर 9 कहता है कि मुझे लगा यहाँ पे काइजू नंबर 8 है क्योंकि मुझे उसी की ताकत का एहसास हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो खुद तुम हो। फिर वो कहता है कहीं तुम ही तो काइजू नंबर 8 नहीं हो, जिसको पता करने के लिए कावुका के ऊपर अटैक कर देता है। और कावुका अपने आप को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फेल्ड हो जाता है। तभी कैप्टन गैन यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मुझे काइजू नंबर 8 की जान बचाने जानी ही होगी। तभी अचानक से कैप्टन गैन के सामने एक और काइजू आ जाता है और वो काइजू कोई और नहीं, काइजू नंबर 9 ही होता है,
जिसको देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार दो काइजू नंबर 9 कैसे आ सकते हैं। और काइजू नंबर 9 के आते ही गेम में पूरा बदलाव हो जाता है, लड़ाई एक तरफा हो जाती है क्योंकि जितने भी काइजू मरे थे वो वापस से ज़िंदा होने लग जाते हैं। और यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये हमला थर्ड डिवीज़न से भी पावरफुल होने वाला है। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 की तरफ बढ़ने लग जाता है, डिसाइड करता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी पावर को अब हासिल कर लूँगा। तभी काइजू नंबर 8 को बचाने के लिए उसकी टीम आगे बढ़ती है, लेकिन वो उन्हें भी मार देता है। और काओका दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वो दोबारा से फेल हो जाता है। तभी काइजू नंबर 9 इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है। और इसाओ ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। इसाओ को उसका वाइस चीफ कहता है कि तुम उसको बचाने के लिए नहीं जाओगे काइजू नंबर 8 को, क्योंकि जब भी तुम अपने वेपन का इस्तेमाल करते हो तुम्हारी ताकत तो बढ़ जाती है, लेकिन तुम्हारी लाइफ घटती चली जाती है। और उस वेपन को तुमने पिछली बार भी इस्तेमाल करा है, और इस बार तुम इसको इस्तेमाल करोगे तो मारे जा सकते हो, इसीलिए तुम उसे बचाने के लिए नहीं जाओगे। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 काउका के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे किकुरु आ जाती है और उसे बीच में से काट देती है। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 9 दोबारा से जुड़ जाता है और काइजू नंबर 9 किकुरु से कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और यहाँ पे किकुरु कहती है कि तुम्हें मेरे नाम से कोई मतलब नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम अब मरने ही वाले हो। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो दूसरा काइजू नंबर 9 होता है वो कैप्टन गैन से कहता है कि मुझे काइजू नंबर 8 को मारने जाना है। तभी कैप्टन गैन कहते हैं कि तुम अभी नहीं मार सकते हो उसे, क्योंकि वो मेरा एक ऑफिसर है और मैं यहाँ का कैप्टन हूँ, इसलिए तुम उसको मार नहीं सकते हो। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 कैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कैन उससे बच जाता है। काइजू नंबर 9 कैप्टन गैन से कहता है क्या तुम काइजू नंबर 8 से भी पावरफुल हो। तभी यहाँ पे कैप्टन गैन गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और कैप्टन गैन भी उसे पूरी तरीके से फाड़ देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे फिर इसाओ को दिखाया जाता है और इसाई कहता है कि ये लड़ाई नेक्स्ट जनरेशन की है और ये इन्हें खुद ही जीतनी पड़ेगी, इन्हें अपनी वर्दीनेस को साबित करना ही होगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है काइजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 3 में। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि काबुका को बचाने के लिए इक्कीकुरु बीच में आ जाती है। तो चलिए गाइस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि किकुरु के हमले से काइजू नंबर 9 फिर से दोबारा से रिकवर हो जाता है। और यहाँ पे किकुरु काबुका से पूछती है क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तभी काबुका कहता है कि मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ, मैंने बहुत बारी कोशिश की लेकिन मैं हर बार फेल हो रहा हूँ। तभी किकुरु कहती है कि इसके पीछे कहीं काइजू नंबर का हाथ तो नहीं है। तभी अचानक से यहाँ पे काइजू नंबर 9 इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। और किकुरु यहाँ पे बोलते हैं कि मैं इसके मूवमेंट को रोकती हूँ और इसी बीच में तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करना। अगर तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब यही कोई बाधा बना रहा है। मैं इसको घायल करती हूँ, जिससे रिकवर होने की कोशिश करेगा, उतनी देर में तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। इसके बाद ये दोनों अटैक करने के लिए जाते हैं काइजू नंबर 9 पर, लेकिन काइजू नंबर 9 अपने आप को दो हिस्से में कर लेता है, जिससे वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। काबुका तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे किकुरु लड़ रही होती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे काजू नंबर 9 इसके ऊपर अटैक कर देता है और काजू नंबर 9 को लगता है कि वो अब हार चुकी है। लेकिन यहाँ अचानक से किकुरु उसके ऊपर अटैक कर देती है, उसके हज़ारों के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो कहती है कि मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं अब कुछ नहीं खोने वाली, इसलिए मैं अपने आसपास के लोगों की जान ज़रूर बचाऊंगी। तभी यहाँ पे हमें किकुरु का पास्ट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि गुरु टीवी में देख रही होती है अपनी मॉम को, जिन्होंने काइजू को मारकर लोगों की जान बचाई होती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब यहाँ पे स्कूल के बच्चे किकुरु को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे किकुरु बहुत ज़्यादा खुश होती है। और किकुरु फिर जब घर पहुँचती है तो अपनी मॉम को बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिसको सुनने के बाद उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों आपस में ही खेलने लग जाते हैं। तभी किकुरु नोटिस करती है कि उसकी मॉम पे चोट लगी है, तो वो पूछने लग जाती है कि आपकी चोट कैसे लगी। तभी उसकी मॉम बताती है कि आज का काजू थोड़ा ताकतवर था, लेकिन मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे किकुरु वादा करती है कि मैं भी एक डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होकर आपकी जान ज़रूर बचाऊंगी। और यहाँ पे किकुरु की मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको एक प्रॉमिस करती है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं भी तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। और ऐसे ही ये लोग एंजॉय करने लग जाते हैं, कुछ दिन एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद काइजू नंबर 6 के अटैक के कारण उसकी माँ की डेथ हो जाती है और उनके फ्यूनरल में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कई सारे लोग आते हैं। और तभी यहाँ पे किकुरु रोने लग जाती थी कि वो अपना वादा नहीं निभा पाती है अपनी माँ को बचाने का। तभी वो अपने पापा की तरफ देखती है, उनकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं होती है, तो वो डिसाइड करती है कि मैं भी एक दिन बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूंगी और लोगों की जान बचाऊंगी।
और अपने दोस्तों को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। और तभी हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहाँ पे किकुरु काजू नंबर 9 के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। और यहाँ पे काजू नंबर 9 ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे किकुरु का बैलेंस बिगड़ जाता है। और तभी यहाँ पे काबका उसके आँख पर अटैक कर देता है अपनी लात से, लेकिन उसकी लात वहीं पे टूट जाती है, मतलब उसकी हड्डी टूट जाती है, जिससे यहाँ पे किकुरु को मौका मिल जाता है अपने एक्स से अटैक करने का, और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और यहाँ पे किकुरु उसको बोलती है कि जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, तो वो अपने अंदर की काइजी को देखता है, जिसने सबको मार दिया। यहाँ पे किकुरु को भी मार दिया है, और यहाँ पे जितने उसके दोस्त थे उसने सबको मार दिया है, जिसके कारण वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहता है। और वो समझ जाता है कि वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा होता है, और हेडक्वार्टर से सभी लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं। और यहाँ पे किसी को भी आउटकम अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी तामी कहता है कि हमें प्लान बी एक्टिवेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कैन कहता है कि चिंता मत करिए, मैं वहाँ पे जल्द से जल्द जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मिशन इन दोनों के ऊपर तो नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद कैन अपने सूट की 98 पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके ऊपर जोरदार अटैक करने लग जाता है। और यहाँ पे काजू नंबर 9 भी कहने लग जाता है कि इसका ब्लेड मुझे काटने के साथ साथ जलन भी दे रहा है, मुझे इससे दूर ही रहना पड़ेगा और अपनी गोलियों से इसे मारना होगा। तभी यहाँ पे कैप्टन गैन इसके ऊपर अटैक कर देते हैं अपनी बुलेट से, जिससे वो समझ जाता है कि इसके पास कोई यूनिक इक्विपमेंट भी है, और वो ये चीज़ भी समझ जाता है कि मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ। तभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और काजू नंबर 9 अटैक करते बीच में ही इसके ज़्यादा पास आ जाता है कैप्टन गैन के, जिससे वो इन्हीं का अटैक सीख के इसी के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन कैन यहाँ पे बच जाता है, और काजू नंबर 9 को भी इसका एहसास हो जाता है कि वो बच जाएगा। लेकिन तभी काजू नंबर 9 दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और यहाँ हेडक्वार्टर में इसाओ बताता है कि 3rd डिवीज़न की रिपोर्ट के हिसाब से काजू नंबर 9 की अपीयरेंस तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ताकतवर है, और वो यहाँ पे लोगों की टेक्निक को ट्रैक करके वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सीख रहा है, और ये अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदल लेता है, और ये एक वायरस की जैसा ही है। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैन बच चुका है, जिसको देखकर काजू नंबर 9 समझ ही नहीं पा रहा होता है। और इसके बाद कैप्टन गैन अपने एक और यूनिक वेपन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद उसकी आंखें एक काजू में बदल जाती है, और वो अटैक कर देता है काजू नंबर 9 के ऊपर, और काजू नंबर 9 के बीचों बीच एक छेद हो जाता है, और काजू नंबर 9 को ये चीज़ पता भी नहीं चलती कि आखिरकार कितना तेज़ था ये। और काजू नंबर 9 ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैंने इसके सारे मूवमेंट को रीड कर लिया था, लेकिन ये कैसा अटैक था और ये कैसी चीज़ है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसकी आंखों में रेटिना है, जो कि काजू नंबर 1 की पावर से बना है, और इसके होने वाले अटैक को कोई जान नहीं सकता है, और साथ में ब्रेन से निकले हुए सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। और तभी यहाँ पे कैप्टन गैन उसके कोर को देख लेता है, और बिना टाइम गवाए उसके साथ साथ उसके कोर को और उसकी पूरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है, मतलब यहाँ उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, और सभी लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं। और अब बारी होती है कावका को अपने आप को साबित करने की, और हम देखते हैं कि किकुरु के हमले से काजू नंबर 9 दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, और काजू नंबर 9 कावका के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, गैस खूनम खून हो जाता है। और यहाँ पे कावका कहता है कि मुझे डर है कि काजू नंबर 8 मुझ पर कब्जा न कर ले, जिसके कारण मैं अपने दोस्तों को ख़त्म ना कर दूँ। तो यहाँ पे किकुरु कहते कि अच्छा ये बात है, तुम इसीलिए कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हो। तब यहाँ पे किकुरु दोबारा से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अंडर एस्टिमेट करने की, कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन शिशिरो और बाकी दोस्तों को तुमने अंडर एस्टिमेट करा है, और ख़ासकर तुमने खुद को भी अंडर एस्टिमेट करा है। हम डिफेंस फोर्स हैं, हमें कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। और तब यहाँ पे किकुरु दोबारा से लड़ने चली जाती है काजू नंबर 9 से, और तब यहाँ पे कावका को ये चीज़ समझ आ जाती है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किकुरु को नहीं मार सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसके बाद वो फिर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर किकुरु यहाँ पे कहते कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, और यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि कावका काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है सक्सेसफुली। और इसाओ भी यहाँ पे सबको ऑर्डर दे देता है कि इस ऑपरेशन की सेकंड फेज को स्टार्ट करा जाए। और तभी हम देखते हैं कि काजू नंबर 9 को इसका एहसास हो जाता है कि काजू नंबर 8 आ चुका है, तो तभी वो अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और आसपास के जितने भी काजू होता है उन्हें दोबारा से जिंदा कर देता है। और किकोरी ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है, और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। मतलब यहाँ पे कावका उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तो अभी भी अपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे अपने दोस्तों पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे रोक लेंगे। और तभी यहाँ पे वो कावका उससे कहता है कि तुम पीछे वाली आंट्स को मारो, मैं इसको देख लूँगा। और किकुरु भी कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें उससे जीतना ही होगा, अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूँगी।
और इसके बाद काइजू नंबर 8 उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। और काइजू नंबर 9 को भी ये चीज़ पता चल जाती है कि मुझे उस दिन तुमसे लड़ाई करके एहसास हुआ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें ख़त्म कर दे सकता हूँ। और तभी काइजू नंबर 9 उसके पैरों को बांध लेता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी कावका उसके आंट के पेट को फाड़ते हुए इसका कोर बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये अच्छा, ये इस आंट का कोर है, पर मुझे विश्वास है कि तुम्हारा कोर भी इस आंट के पेट में ही होगा। और उसके कोर को ख़त्म कर देता है। और गाइस यहाँ पे कावका की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसे हम देख ही नहीं पा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे कावका को वो चीज़ याद आती है कि जब वो डायरेक्टर हिसाब से लड़ रहा था तब मैंने काइजू नंबर 8 की पावर देखी थी, और मैंने अभी तक काइजू नंबर 8 की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करा है, और मैं अब ये चीज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है। इसके बाद कावका बिल्डिंगों पर चढ़ना शुरू कर देता है और उसकी मदद से वो आसमान में पहुँच जाता है, लेकिन तभी काइजू नंबर 9 इसको पकड़ लेता है। लेकिन इसके बाद काइजू नंबर 8 फिर से छूट जाता है और दोबारा से आसमान की तरफ जाता है, और काफ़ी स्पीड से वो नीचे की तरफ आता है और काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक कर देता है। और गाइस इतना खतरनाक अटैक होता है कि जिससे काइजू नंबर 9 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। यस गाइस, यहाँ पे काइजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और ये चीज़ देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है काइजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 4 में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कावका ट्रांसफॉर्म होकर काइजू नंबर 9 को ख़त्म कर देता है, तो ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ कावका के काइजू नंबर 9 को हराने के बाद बाकी सारे काइजूस के सिग्नल भी गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिस वजह से सभी लोग यहाँ पे जीत की खुशी मनाने लगते हैं। पर अभी भी जो काइजूस बचे हुए थे उन्हें गैन और कावका मारने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे ईसाओ को एन कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। और ईसाओ कहता है कि जब मैंने गैन को पहली बार देखा था वो तब भी ऐसा था, और ये यंगर जनरेशन मुझे हमेशा सरप्राइज़ कर देती है और मेरी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देती है। एजीबी ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि दो सेम तरह के काइजूस के हमला करने के बावजूद भी डैमेज बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जिस वजह से उसे यहाँ पे समझ आ जाता है कि फर्स्ट डिवीज़न कितनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। और तभी यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे काइजूस को ठिकाने लगा देते हैं, और डायरेक्टर इसाओ यहाँ पे सबकी तारीफ़ करते हैं किकोरू की भी, जिस वजह से किकोरू यहाँ पे खुशी के मारे रोने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे कैप्टन गैन को भी कुछ चीज़ यहाँ पे अभी गड़बड़ लग रही थी। कैप्टन गैन सोचने लग जाता है कि काइजू नंबर 9 ने कहा था कि काइजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर को हासिल करना चाहता है, पर आखिरकार उसका मतलब क्या था? क्या वो सच में काइजू नंबर 8 को मारना चाहता था, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? तभी हेडक्वार्टर में फिर से सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है, और तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 मरी हुई हालत में कावका को कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि काइजू नंबर 8 कि मैं तुम्हारे नहीं मार पाया, पर मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को ज़रूर हासिल करूँगा और उसके बाद तुम्हारी काइजू पावर को भी हासिल करूँगा। तभी कावका को एहसास हो जाता है कि जिस काइजू को हमने हराया है वो केवल एक क्लोन वर्जन है, ये उसकी असली बॉडी नहीं है। और कावका को ये पता चल जाता है कि इसकी असली बॉडी हेडक्वार्टर में है, जिसका असली टारगेट डायरेक्टर इसाओ है, ताकि वो काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं हेडक्वार्टर में काइजू नंबर 9 ट्रांसफॉर्म हो चुका है अपनी असली फॉर्म में, और यहाँ पे कैप्टन गैन कावका और किकुरु तीनों बढ़ जाते हैं हेडक्वार्टर की तरफ से बड़ी तेज़ी से। और यहाँ हेडक्वार्टर में डायरेक्टर इसाओ सबको यहाँ से निकलने के लिए बोल देते हैं। तभी काइजू नंबर 9 एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डायरेक्टर इसाओ उसे बचा लेते हैं, पर उसके चक्कर में टेंट पूरा उड़ जाता है। तभी डायरेक्टर इसाओ सभी को उस जगह से खाली करने के लिए कह देते हैं और काइजू नंबर 2 के वेपन्स को पहन लेते हैं। तभी काइजू नंबर 9 कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बीटा और गामा इतनी आसानी से हार जाएंगे, क्योंकि वो मेरे पहले वर्जन जितना ज़्यादा ताकतवर थे। तभी डायरेक्टर साहब कहते हैं कि मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, पर तुम मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। तभी काइजू नंबर 9 और डायरेक्टर साहब एक दूसरे को पंच मारते हैं, जिस वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा कैंप ही उड़ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि थर्ड डिवीज़न की रिपोर्ट के हिसाब से काइजू नंबर 9 का फोर्टीट्यूड 8.5 है, तो इसलिए इसाओ उस लेवल तक उसे रोक सकता है। पर हम देखते हैं काजू नंबर 9 डायरेक्टर साव पर भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पे उनकी बाजुओं में से खून निकलने लग जाता है, और काजू नंबर 9 फिर से डायरेक्टर साव के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाता है, पर डायरेक्टर साव इस हमले को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टर साव काजू नंबर 9 को कहते हैं कि भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा। फिर इसके बाद काजू नंबर 9 पर वो अटैक करते हैं, जिस वजह से काजू नंबर 9 का भी हार्ट डैमेज हो जाता है। तब यहाँ पे हेडक्वार्टर का एक बंदा डायरेक्टर साहब को बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं।
तभी डायरेक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि काइजू नंबर 9 मुझे लोकेट कर सकता है। तुम चले जाओ अकीरा। इस बंदे का नाम अकीरा होता है। तब हमें अकीरा के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि अकीरा बचपन से ही डायरेक्टर इसाओ का फ़ैन होता है और उनके साथ काम करना चाहता है। और दोबारा से हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। तभी अकीरा कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरा काम है आपको जीत के नज़दीक पहुँचाना। तभी डायरेक्टर इसाओ कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, मेरी मदद करो, और इसे साथ मिल के हराते हैं। तभी डायरेक्टर इसाओ अपने सूट और वेपन की फुल पावर को एक्टिवेट कर देते हैं और हमें पता चलता है कि अगर कोई बंदा नंबर वेपन की फुल पावर को रिलीज़ कर देता है तो उसकी लाइफ टाइम कम हो जाएगा, पर उसके बदले जो उसे पावर मिलती है वो एक टाइकाजू जितनी बराबर होती है। तभी डायरेक्टर इसाओ काजू नंबर 9 फिर से एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और यहाँ पे दोनों को चोटें लगती है और डायरेक्टर इसाओ काजू नंबर 9 को मारते हुए उसका सिर उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन काजू नंबर 9 को फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं होता है और वो बहुत तेज़ी से डायरेक्टर रिसाव के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और डायरेक्टर रिसाव यहाँ पे सोचने लग जाता है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसका हर एक हमला ये साबित कर रहा है कि मैं पहले से कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। मेरी ताकत अब वैसी नहीं रही जैसी तब थी जब मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर लड़ता था। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर रिसाव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अकीरा भी उनके सूट की पावर को मैनेज करने में लगा हुआ था ताकि वो उनके डैमेज को कम कर सके। और अकीरा ये सोचने लग जाता है कि कैप्टन गैन के आने से पहले ही कहीं डायरेक्टर साहब ख़त्म ना हो जाए। तभी यहाँ पर डायरेक्टर साहब फिर से उठते हैं और कहते हैं कि हमें इस काइजू को हराना होगा अकीरा, क्योंकि अगर मैं एक सेकंड के लिए भी डिफेंसिव मूव में हुआ तो ये मुझे मार डालेगा, तो इसीलिए अब मेरी पूरी पूरी पावर को अटैक मोड में डाल दो। तभी यहाँ पर अकीरा कहता है कि काइजू नंबर 2 की पावर की मदद से आप अपने लेफ्ट आर्म को ज़बरदस्ती यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाइए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी जान नहीं बच पाएगी। तभी डायरेक्टर इसाओ कहते हैं कि मुझे ये करने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं है क्योंकि डिफेंस फोर्स की नेक्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो इसीलिए मुझे इस काजू नंबर 9 को हराने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़े, मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं है। जैसे कि मेरी बीवी ने भी काजू नंबर 6 को मारते टाइम यही करा था। तभी काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ के ऊपर हमला कर देता है और हमें फिर यहाँ पे फास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ किकुरु के मुंह से डिफेंस फोर्स का नाम सुनकर इसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और किकुरु की माँ डिसाइड करती है कि अगर किकुरु सच में ये चीज़ को लेकर सीरियस है तो किकुरु को ट्रेनिंग देगी ताकि वो आने वाले मुसीबत का सामना कर सके। और डायरेक्टर इसाओ से ये वादा लेती है कि तुम इसके बदले में किकुरु को बहुत ज़्यादा बिगाड़ोगे। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं और डायरेक्टर इसाओ काजी नंबर 9 के हमले को रोक लेता है और डायरेक्टर इसाओ कहने लग जाते हैं कि मैंने आज तक कभी भी किकोरू के लिए कोई भी फादर वाली चीज़ नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं अगले हमले पर काजू नंबर 9 को ख़त्म कर दूंगा ताकि ये काजू नंबर 9 किकोरू के फ्यूचर में ना हो। तभी डायरेक्टर इसाओ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से काजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं और यह एनर्जी इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में इस एनर्जी का इस्तेमाल करे तो वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। फिर डायरेक्टर इसाओ के इस हमले के बाद काजू नंबर 9 का कोड देखने लग जाता है, पर काजू नंबर 9 ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी होती है, जिस वजह से वो अपनी फॉर्म को चेंज करने लग जाता है कि ताकि वो अपनी बॉडी को बचा सके। पर डायरेक्टर इसाओ सेम एनर्जी से काजू पर हम 9 पर हमला करते हैं और काजू नंबर 9 भी यहाँ पे कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दूसरी बार भी हमला कर सकते हो, और एक ह्यूमन बॉडी के लिए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। तभी डायरेक्टर इसाओ अपनी पूरी ताकत से काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करते हैं और उसे फाड़ देते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और गाइस ये धमाका इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि दूर खड़ी एक बिल्डिंग भी टूट जाती है, जिसे देखकर कैन और कावका हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर इसाओ के पास पहुंचने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी काजू नंबर 9 की हालत को देखकर अकीरा को लगता है कि डायरेक्टर इसाओ जीत गए हैं, पर यहाँ पे काजू नंबर 9 का कोर अभी भी दिख रहा होता है और काजू नंबर 9 कहने लग जाता है कि अगर तुम इंसान नहीं होते, काजू होते, तो तुम मुझे कब का मार चुके होते, लेकिन तुम इंसान हो तो तुम्हारी यही लिमिट है। और डायरेक्टर इसाओ अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब यहाँ पे काजू नंबर 9 उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है और यहाँ पे ये दोनों पहुँच जाते हैं, कावका और कैन। और कैप्टन गैन डायरेक्टर इसाओ को देखकर उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी कावका को एहसास होता है कि ये डायरेक्टर इसाओ नहीं है बल्कि काजू नंबर 9 है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी काजू नंबर 9 कैप्टन गैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कावका उन्हें उस हमले से बचा लेता है। और यहाँ पे कावका को एहसास हो जाता है कि काजू नंबर 9 पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और काजू नंबर 9 यहाँ पे बताता है कि मैंने डायरेक्टर की बॉडी को ऑब्जर्व कर लिया है। और जिसको सुनकर कैन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता, वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी किकुरु काजू नंबर 9 के ऊपर ऊपर से हमला कर देती है, लेकिन इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है
और किकुरु को उसके फादर की आधी बॉडी दिखाता है, जिसको देखकर किकुरु शॉक में हो जाती है। तभी कैप्टन गैन उससे लड़ने लग जाते हैं, उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। तभी कैप्टन गैन डायरेक्टर इसाओ की बात को याद करने लग जाता है, कि जिसमें डायरेक्टर इसाओ ने उससे कहा था कि जैसे ही मैं फर्स्ट डिवीज़न की फॉर्म को तैयार करूंगा तो मैं कभी भी लड़ाई के मैदान में नहीं जाऊंगा, इसलिए सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। और इसको याद करते हुए दोबारा से वो उसके ऊपर अटैक करता है, काइजू नंबर 9 के ऊपर, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 को कुछ अजीब लग रहा होता है, तो वो यहाँ से उड़ के जाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन कैप्टन गैन उसे रोक लेता है। और काइजू नंबर 9 इसे कहता है कि तुम्हारा अटैक बहुत ताकतवर था, लेकिन मेरे डिफेंस को नहीं रोक सकता। तब यहाँ पे काइजू नंबर 8 यानी कि काबका उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे भी रोक लेता है आसानी से। और यहाँ पे काइजू नंबर 9 कहता है कि पिछली बार तो मैं इसको नहीं रोक पाया था, लेकिन इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है काइजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 5 में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि काइजू नंबर 9 ने डायरेक्टर इसाओ को ऑब्जर्व कर लिया है, तो जैसे ये एपिसोड शुरू होता है तो हम देखते हैं कि कावका और कैप्टन गैन दोनों ही काइजू नंबर 9 को रोकने में लगे होते हैं। और यहाँ पे किकुरु अपने मन में सोच रही होती है कि इस चीज़ ने मेरे फादर को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तभी काइजू नंबर 9 कावका और कैप्टन गैन के ऊपर भारी पड़ रहा था, और वो उन्हें दूर फेंक देता है। और वो दूर फेंकने के बाद उड़ने की कोशिश करने लग जाता है, पर अचानक से उसका हाथ एक नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अनस्टेबल होती जा रही है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कैप्टन गैन उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने लग जाते हैं। और यहाँ पे कावका भी काइजू नंबर 9 को नुकसान पहुँचाने लग जाता है। और कावका कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये किकुरु के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तभी कावका अपना पूरा जोर लगा के काइजू नंबर 9 को एक पंच मारता है, और काइजू नंबर 9 बहुत दूर जाके गिरता है। और काइजू नंबर सोचने लग जाता है कि मैं अपनी बॉडी को बार बार हार्ड कर रहा हूँ, पर इससे मेरी बॉडी हील नहीं हो पा रही है। और ऊपर से काइजू नंबर 8 बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, जिससे ये साबित हो गया है कि काइजू नंबर 8 ही मेरा सबसे बड़ा कांटा है। तभी कावका फिर से काजू नंबर 9 पर एक और जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि उसका दूसरा हाथ भी कट के नीचे गिर जाता है। तभी कैप्टन गैन और कावका मिलकर काजू नंबर पर हमला कर देते हैं, और काजू नंबर 9 काजू नंबर 2 की पावर का यूज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले का, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस चक्कर में काजू नंबर 9 की आधी बॉडी उड़ चुकी होती है, ख़त्म हो जाती है। तभी काजू नंबर 9 देखता है कि कैप्टन गैन और कावका दोनों के दोनों सही सलामत है, और वो दोनों उसके ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी काजू नंबर 9 को एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो अकीरा और केगुरु के ऊपर हमला कर देता है। और कावका और कैप्टन गैन दोनों काजू नंबर 9 को छोड़कर उन दोनों को बचाने चले जाते हैं। और काजू नंबर 9 यहाँ पे कहता है कि तुम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, और यही ह्यूमंस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो इसीलिए गुड बाय काजू नंबर 8। जब अगली बार मैं आऊँगा तो अपना अगला मूव चलूँगा, तब काजू का एरा स्टार्ट हो जाएगा। और काजू नंबर 9 यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और कावका और गैन किकुरु और अकीरा को बचा लिया होता है, और इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो काजू नंबर 9 को नहीं रोक पाए, जिस वजह से यहाँ पे कावका ज़ोर ज़ोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तब सभी को बता दिया जाता है कि डायरेक्टर इसाओ अब इस दुनिया में नहीं रहे, और पूरी डिफेंस फोर्स उनके फ्यूनरल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाती है। तब गैन उस दिन को याद करने लग जाता है जब डायरेक्टर इसाओ उसकी टीम को काजू से बचाने आए थे। और साथ में उसे डायरेक्टर इसाओ की एक आखिरी बात भी याद आती है, जिसमें डायरेक्टर इसाओ ने उससे कहा था कि इस नेशन और इस डिफेंस फोर्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तभी काजू का नोटिस करता है कि किकुरु फ्यूनरल में नहीं आई है, और कैन के गुरु से मिलने डायरेक्टर के ऑफिस चला जाता है। और कैन कहता है क्या तुम आखिरी बार अपने फादर को गुड बाय नहीं कहना चाहोगी। तभी के गुरु कहती है कि मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो थी, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, और इसी वजह से मैं उन्हें नहीं बचा पाई, और यह मेरी गलती है कि मैं काजिम नंबर 9 को नहीं रोक पाई। तो कैप्टन गैन मुझे ताकतवर बनना है, मुझे पता है कि मेरे डैड अभी भी उस चीज़ के अंदर कैद है, तो इसीलिए मैं उन्हें गुड बाय नहीं बोल सकती हूँ। हमें मिलकर उस चीज़ को हराना होगा, और उसके बाद ही मैं सच में उन्हें गुड बाय कह पाऊँगी। तभी कैप्टन गैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अगली फाइट से पहले तुम्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो डायरेक्टर साहब ने मुझे सिखाया था। तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम इस इन्फॉर्मेशन को लेके क्या क्या कर सकती हो। तभी किकुरी चीज़ के लिए मान जाती है, और यहाँ कावका बाहर खड़ा होकर चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। और कावका नोटिस करता है कि उसके हाथ का एक हिस्सा अभी भी ह्यूमन में नहीं कन्वर्ट हुआ है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम इतामी को देखते हैं लैब में, जहाँ पर डायरेक्टर साहब ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया होता है।
और अब उनके मरने के बाद इतामी को ही सीक्रेट प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है, जिस वजह से इतामी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए कहता है, ताकि हम उस काइजू नंबर 9 के साथ आने वाली लड़ाइयों के तौर पर इसे यूज़ कर सकें। तब यहाँ किकोरू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो प्लूटून लीडर रेन के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और वो किकोरू को बड़ी आसानी से हरा देती है। तभी किकोरू सोचने लग जाती है कि अपनी रेंज में काफ़ी अच्छे से लड़ती है और यही वो कारण है कि जिस वजह से ये बैटल फील्ड में उन बड़ी बड़ी गन्स को इतनी आसानी से लड़ाई में इस्तेमाल कर पाती है। तभी कैप्टन गैन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, आखिरकार तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुँचने में कि जब तुम मेरे साथ लड़ोगे। फर्स्ट डिवीज़न के सारे प्लेटून लीडर्स इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो एक दिन कैप्टन बन सकते हैं, तो इसीलिए अगर तुम उन्हें सरपास नहीं कर पाओगी तो मुझ तक कैसे पहुँचोगी, और जो मैं गेम खेल रहा हूँ उसे ख़त्म होने में 1 मंथ लगेगा, तो इसीलिए तुम्हें उस टाइम तक सारे प्लेटून लीडर्स से आगे निकलना होगा। तो चलो फिर गेम को स्टार्ट किए जाए। तब एजी आकर गेन को लात मार देता है और उसे अपने काम पर चलने के लिए कहता है, और किकोरू भी रिन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाती है फिर से, और रिन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो एजी कैप्टन गैन से पूछने लग जाता है कि तुमने क्या सोचा, क्या हम काजी नंबर 8 को फर्स्ट डिवीज़न का हिस्सा माने या ना माने। तभी एक पर्सन कैन को और काजी को एक रूम में बुला लेता है और यहाँ पे हम काबुका को देखते हैं जो घर पर आ चुका होता है और अपने घर को साफ कर रहा होता है। तब यहाँ पे हम उस पर्सन को देखते हैं जो काबुका की बॉडी को एनालाइज किया होता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि अगर काबुका बार बार काजू में कन्वर्ट होता रहेगा तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब वो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ऐसे चलता रहा तो वो कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। तब यहाँ कावका अपने घर की सफाई कर रहा होता है और उसके ऊपर डिफेंस फोर्स की नज़र रखी हुई होती है। तब कावका को एक चीज़ याद आती है कि इसे एक और जगह जाना है, जिस वजह से वो डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर ही उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसकी पुरानी टीम लड़ाई के बाद काइजूस की बॉडीज़ को इकट्ठा कर रही होती है। तब कावका के दोस्त उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कावका उनके सामान वापस करने आया होता है। तब कावका को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिस वजह से वो काइजूस को काटने के लिए मशीन उठा लेता है, बड़ी आसानी से उन्हें काटने लग जाता है, जिस वजह से सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इचिताका कहता है कि तुम्हें पता है कावका, जब से तुम यहाँ से निकले हो तब से काइजूस के इंटेंशन को मुझे ही साफ करना पड़ता है। तब कावका कहता है कि तुम्हें आखिरकार एहसास हो ही गया कि टीम में मैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तभी इचिताका कहता है कि तुम सही कह रहे हो, काश तुम वापस आ सकते हो। वैसे तुम डिफेंस फोर्स में सबसे नीचे हो, तो आखिरकार तुम्हें यहीं आ जाना चाहिए और तुम यहाँ के स्टार बन जाओगे। तब टकोड़ा इचिताका के ऊपर पानी फेंकने लग जाता है ताकि वो अपनी बकवास को बंद कर सके, और हम देखते हैं कि कावका शाम तक उन लोगों की मदद करता रहता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब इचिताका कहता है कि अब क्या होने वाला है, डायरेक्टर साउतो मर चुके हैं, जब मैं बच्चा था तब वो एक इनविजिबल हीरो थे, जिस वजह से ये जगह तो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, तो हमें ये सिटी छोड़ देनी चाहिए। तभी वो टिकोड़ो से बोलता है, क्या तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है ना, तुम्हारी बेटी की शादी आ रही है। तभी टिकोड़ो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो काजू नंबर 9 के हिस्सों को कौन साफ करेगा, और जापान की डिफेंस फोर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। मैंने सही कहा ना कावका। और टुकड़ा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब हम कावका को देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि अगर उसे अपने फ्रेंड्स को हर्ट होने से बचाना है तो उसे काजू नंबर 9 को हराना ही होगा। तभी कैप्टन गैन यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म होते रहोगे तो तुम शायद एक दिन इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, जिस वजह से मैं किसी को भी लड़ने नहीं दे सकता हूँ। पर यहाँ पे सब कुछ जानते हुए भी मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारी मदद करो कावका। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हमेशा के लिए काइजू में ट्रांसफॉर्म होगे या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। किसी भी कीमत में मुझे काइजू नंबर 9 को मारना है, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और हम दोनों वहाँ पर थे तो हमें पता है कि हमें कैसा फील हो रहा था, और मुझे पता है कि तुम भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करने वाले हो। तभी कावका कहता है कि मैं एक जगह पर पहुंचना चाहता था और डायरेक्टर इसाओ ने मेरी वहां पहुंचने में मदद की है, तो इसीलिए आगे जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। तब कैप्टन गैन कहते हैं कि ठीक है फिर चलो आओ, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स की बारी है। तब यहाँ पे हम सभी लोगों को देखते हैं काजू नंबर 9 से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाइस कैप्टन शिशिरू को, जो कि काजू नंबर 10 की बची हुई बॉडी से मिलने चले जाते हैं। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।
हेलो गाइस, आपका स्वागत है काजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 6 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फर्स्ट डिवीज़न डिसाइड करती है कि हम और भी ज़्यादा मेहनत करके ताकतवर बनेंगे और काइजूस को हराएंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं शिशोरी लैब में आया होता है काइजू नंबर 10 की बॉडी को देखने। और काइजू नंबर 10 की बुरी हालत होने के बावजूद भी उसकी पावर 5.7 फॉर्टिट्यूड की एनर्जी रिलीज़ कर रही थी, जिसे देखकर सभी लोग डर रहे होते हैं। इसके बाद शोशीरो कहता है कि ये चीज़ देखकर किसी को भी डर नहीं लग रहा है, अगर तुमने इसे दोबारा से किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी यहाँ पे काजू नंबर 10 कहता है कि मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम बाकियों से अलग हो, काश मैं उस टाइम जीत गया होता और तुम्हें खा जाता। तब यहाँ पे शोशीरो कहता है कि मैं यहाँ पुरानी बातों के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं काजू नंबर 9 के बारे में जानकारी चाहता हूँ। तभी काजू नंबर 10 कहता है कि बिल्कुल मैं इसके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा क्रिएटर ही तो है। पर इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मेरे साथ लड़ाई करो। तब शोशीरो कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा कोर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और तुम्हें रिकवर करना मुश्किल है। तभी काजू नंबर 10 कहता है मैं ये चीज़ जानता हूँ, मेरे कहने का मतलब था कि मेरी बॉडी का एक वेपन बनाओ और उसके बाद तुम मुझे इक्वेट कर लो, ताकि मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर सकूँ। तभी कानोमी ऐसा करने से उसे मना करती है, क्योंकि अभी तक किसी भी इंटेलिजेंट काइजू का वेपन में कन्वर्ट नहीं किया गया होता है, जिस वजह से किसी को भी नहीं पता इसका क्या असर होगा। इसके बाद काजू नंबर 10 कहता है कि तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। तभी शोशिरो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। तभी फिर से काजू नंबर 10 कहता है कि मुझसे झूठ मत कहो, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हें लड़ाई में बहुत मज़ा आ रहा था। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, तो इसीलिए मुझे पता है कि तुम ये बात समझ सकते हो कि जब कोई तुम्हारे टक्कर देता है तो इस उसके साथ लड़ने में कितना मज़ा आता है। तभी शोशिरो लैब से बाहर चला जाता है और कानिमो को बताने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, जिस वजह से मैं उसकी बॉडी का वेपन बनवा के क्विट नहीं करने वाला हूँ। पर इसके बावजूद भी शोशिरो उसके साथ लड़ना चाह रहा होता है, और ऊपर से काइजू नंबर 9 के बारे में जानना भी तो है। तो इसीलिए शोशिरो को उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। तब शोशिरो इस चीज़ के लिए हाँ कह देता है और मीना भी इस बात के लिए मान जाती है, जिसके बाद काजू नंबर 10 से वो दोबारा मिलता है और उससे वादा करता है कि वेपन बनने के बाद काजू नंबर 10 तुम मुझ पर तब भी कब्जा नहीं कर पाओगे। तब यहाँ पे हम काविका और किकोरू को देखते हैं, उनको पता चलता है कि शिशोरी काजू नंबर 9 के डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और काविका ये सोचने लग जाते हैं कि मैंने अभी भी उनसे माफ़ी नहीं मांगी है, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैंने उनसे ये राज छुपाया रखा कि मैं ही काजू नंबर 8 हूँ। तब एजी गैन के बारे में पूछने लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि गैन अपने प्लेटून लीडर्स के साथ कहीं गया है। तो उसे एहसास हो जाता है कि वो कहाँ गया है। गैन यहाँ पे अपने प्लेटून लीडर्स के साथ थर्ड डिवीज़न से मिलने गया है, क्योंकि थर्ड डिवीज़न और फर्स्ट डिवीज़न में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और दोनों आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। तो यहाँ कैप्टन गैन कहता है शोशिरो की आखिरकार तुम्हें मेरी टेरिटरी में आने का किसने अलाउ करा। तभी शोशिरो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कैप्टन गैन हमें खुद लेने आएंगे, और हाँ, मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन ने यहाँ पे बुलाया है। तभी गैन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, इस बेस के अंदर बॉल कट आउट और छोटी आंखों वाले बंदों का आना मना है, और तुम्हारे पास तो दोनों ही हैं, तो चलो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी तभी शोशिरो कहता है क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर नाराज़ हो कि मैंने ट्रेनिंग के दौरान छोटे काइजूस को ज़्यादा मारा था, तुम्हारे किल से ज़्यादा था मेरा किल। तभी ये बात गैन सुन के पागल हो जाता है, और हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न इस चीज़ को लेकर आपस में ही बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी गैन सामने आकर ऐलान करता है कि इस टाइटल के अलावा तुम्हारे पास कोई टाइटल नहीं है। तभी शोशिरो उसे याद दिलाता है कि मीना के पास लॉन्ग रेंज की फाइट करने की टाइटल है। तो ये बात सुनकर सीधा गैन के दिल पे लगती है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है। तब यहाँ पे एजी आकर उसे चुप करा देता है और उसके आते ही सभी लोग डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तब यहाँ काजू नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस मीटिंग में सभी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, और यहाँ पर भी फर्स्ट डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न आपस में ही बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फोर्थ डिवीज़न के कैप्टन उसे बहस करने से मना करते हैं, लेकिन वो खुद ही दारू पी रहा होता है, जिसके चक्कर में वो खुद फंस जाता है। तभी सोशिरो अपनी स्पीच को स्टार्ट कर देता है, और वो बताता है कि हमारे पास काजू नंबर 9 के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन है, और उससे हमें पता चलता है कि काजू नंबर 9 को एक अकेली डिवीज़न नहीं रोक सकती है, और इसके बारे में हमें खुद काजू नंबर 10 ने बताया है।
और उसने हमें ये भी बताया कि काजू नंबर 9 ने ही उसे बनाया, जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। काजू नंबर 9 पहला ऐसा काजू है जिसके पास एक ऐसी ताकत है जो काजूस को बनाने की ताकत रखता है। और काजू नंबर 10 ने यह भी बताया कि वो तो बस एक प्रोटोटाइप था और उससे भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ें अभी आने वाली है। इस टाइम जापान की डिफेंस फोर्स एक टाइम पर सिर्फ 5 पावरफुल काजूस से ही लड़ सकती है, और अगर उनमें से कोई भी काजूस 9.5 से ज़्यादा ताकतवर हुआ तो ये नंबर और भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकता है। तो इसीलिए अगर काजू नंबर 9 और भी ज़्यादा ताकतवर काजूस को क्रिएट किया तो हम लोग अकेले ही उन्हें नहीं हरा पाएंगे, और उसके बाद ये कंट्री तबाह भी हो सकती है। तभी 4 डिवीज़न का कैप्टन उनसे पूछने लग जाता है क्या यह इन्फॉर्मेशन सच में करेक्ट है, जिस वजह से शिशोरी उसे पिछले 10 साल का डाटा दिखाता है और उन्हें इससे पता चलता है कि इससे पहले की एवरेज 42.6 से लेवल से 42 4.8 तक पहुंच गया है, जो इस बात का सबूत है कि काजू नंबर 10 सच कह रहा है। और हम लोग नहीं जानते कि काजूस कैसे आए, पर जो इसके ऊपर का सबसे बड़ी और सबसे सही थ्योरी है, टाइटैनिक फ्लोट्स की वजह से जो बहुत बड़ी एनर्जी निकली थी, जिसे जियोलॉजिकल मटेरियल पर उसका असर किया, जिस वजह से काजूस क्रिएट हुए। हमें यह लगता है कि काजू नंबर 9 भी उसी प्रोसेस से इंटरफेयर करके न्यू काजूस को क्रिएट कर रहा है। हमें नहीं पता कि काजू नंबर 9 इस वक्त कहाँ पर है, पर उसे मल्टीपल डाई काजूस को बनाने के लिए ताकत चाहिए, तो वो पक्का कहीं ना कहीं फिलीपींस या यूरेशियन लेयर के बीच में ही कहीं होगा और हमें वहाँ तक पहुँचना ही होगा। पर वहाँ तक पहुँचने में कई साल लग जाएंगे। तभी एक लड़की कहती है यहाँ पे, वो भी किसी टीम की लीडर होती है, तो क्या हम फिर यहाँ पे उसका वेट करेंगे जब तक वो काजू नंबर 9 खुद यहाँ पे अटैक ना कर दे। तभी मीना कहती है कि काजू नंबर 10 ने यह भी बताया है कि काजू नंबर 9 जिसे भी ऑब्जर्व कर लेता है तो वो उसकी मेमोरीज को देख सकता है। इसका मतलब डायरेक्टर इसाओ की सारी मेमोरीज को वो जानता है, और उसके पास डिफेंस फोर्स के बारे में सारी पावर्स और सारी नॉलेज है। तो शिशुरी से निपटने के लिए एक आइडिया देता है, हमें न्यू कॉमर्स को ट्रेन करना होगा, क्योंकि वही लोग हैं इकलौते जिनके बारे में डायरेक्टर इसाओ को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसीलिए उन्हें ये लड़ाई जीतनी ही है। तो उन्हें न्यू जनरेशन को अच्छे से तैयार करना होगा। तभी मीना वेपन नंबर 6 को यूज़ करने के लिए कहती है, जिसको सुनने का सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वेपन सबसे ताकतवर काजू काजू नंबर 6 से बना होता है, जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। पर तभी मीना सबको बताती कि उन्हें एक पर्सन मिल चुका है जो कि काजू नंबर 6 के वेपन के साथ कंपेटेबल है, और उसका नाम है रैनो, जो कि कावका का बहुत अच्छा दोस्त है और काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है। जिसे सुनने के बाद जुगो यहाँ पे हैरान हो जाता है। यहाँ पे जुगो 4 डिवीज़न के कैप्टन का नाम है गाइस। उसे ये चीज़ पता चलने के बाद हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टाइम रेनो उसी की डिवीज़न में ट्रेनिंग करने आया होता है। तो ये खबर सुन के वो दारू पीने लगता है। तभी उस टाइम वाइस कैप्टन तक उसे ऐसा करने से रोक देती है, और वो बताता है कि काजू नंबर 6 सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि इसकी 42 पावर सिर्फ 9.6 नहीं थी, बल्कि वो जब जागा था तो उसने बहुत सारे काजूस के साथ हम पर हमला किया था, और वो सच में काइजूस का किंग था। और डायरेक्टर इसाओ की वाइफ कैप्टन हिकारी ने डिविजन्स के साथ मिलकर उसे लड़ाई की थी, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उस दिन बहुत सारी जानें गई थी। तब उस दिन बहुत अजीब सी स्नोफॉल हो रही थी, इसीलिए उस मनुष्य दिन को कोई भी नहीं भुला सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा अब किसी बच्चे को हम ये नंबर 6 का वेपन देने जा रहे हैं। तब रेनो जुगो से मिलने आ जाता है। उसे पता चलता है कि काजू नंबर 6 का वेपन के साथ जुड़ने का मौका दिया जा रहा है, पर जुगो उसे ये भी बताता है कि नंबर 6 का वेपन इस्तेमाल करने से तुम्हारी बॉडी का बहुत बुरा हाल भी हो सकता है, उस पर बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है, और कई लोगों की तो जान भी जा सकती है, क्योंकि वो रिटायर से पहले ही मर सकते हैं। तो इसीलिए जुगो उसे रेनो को सलाह देता है कि काजू नंबर 6 के वेपन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वेपन सबसे ज़्यादा ताकतवर वेपन है। तभी रेनो रनिंग करने चला जाता है, और वो सोचने लग जाता है कि कावका सर काजू नंबर 8 की पावर से काजू नंबर 9 का सामना करेंगे, तो फिर आखिरकार उनके ड्रीम्स का क्या होगा, आखिरकार उन्हें कौन बचाएगा। तभी रेनो काजू नंबर 6 के वेपन को ट्राई करने के लिए कहता है, और उसे सिर्फ वेपन के आर्म्स ही दिए जाते हैं, मतलब कि उसके हाथ ही उसे दिए जाते हैं। तब जो उसके बारे में रेनो से पूछने लगता है, क्या तुम तैयार हो? और रेनो भी इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पे उस वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी एकदम से रेनो के अंदर पावर फ्लो करने लग जाती है, और रेनो को लगता है कि उसकी पावर ख़त्म हो रही है, और वो फिर भी हार नहीं मान रहा होता है। तब वो वेपन रेनो को नर्वस सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है,
जिस वजह से उसे उसके सामने काइजू नंबर 6 दिखाई देता है और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे रेनो को समझ आ जाता है कि काउका हर टाइम किस चीज़ को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। तब वो थोड़ी टाइम बाद उसको होश आता है और वो देखता है वो मेडिकल रूम में है। तब यहाँ पे जूगो उससे बताता है कि तुम्हें एहसास हो गया होगा कि काइजू नंबर 6 के वेपन को इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तुमने तो अभी उसके सिर्फ वेपन के आर्म्स ही पहने थे। जब सोचो अगर तुमने उसकी पूरी आर्म्स को मतलब पूरे बॉडी को अपनाया तो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। इसीलिए मैं दोबारा तुमसे कहता हूँ कि तुम इस चीज़ के लिए मना करते हैं। पर हम देखते हैं रेनो अभी भी उस काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज़ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और जोगो को भी ये चीज़ समझ आ जाता है रेनो मेरी नहीं सुनने वाला है और ये बहुत जल्दी मर जाएगा। जिस वजह से उसे वो बताता है कि 1 महीना ट्रायल पीरियड होगा तुम्हारा, जिसके बाद तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज दिया जाएगा और वहाँ पता चलेगा कि काइजू नंबर 6 के वेपन के इक्विप करने के काबिल हो या नहीं। मतलब कि गाइस उस वेपन को यूज़ करने के काबिल हो या नहीं उसको ये 1 महीने के बाद ही पता चलेगा। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है काजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 7 में। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कुरुहाशी की बैक स्टोरी जहाँ पर वो न्यूट्रलाइजेशन स्पेशल एडवांस कोर्स में फिर से टॉप पोजीशन पे आया होता है और सभी को लगता है कि न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में वो टॉप स्कोर हासिल करके रहेगा। पूर्वासी से हमें पता चलता है कि जब वो टेक्निकल स्कूल में था तब उसके आसपास भी कोई नहीं था, कोई उसे टच भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा दिमाग वह सब कुछ अब्जॉर्व कर लेता था जो मुझे सिखाया जाता था और मेरी बॉडी भी हर दिन ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनती रही थी। और मैं हमेशा से यही सोचकर एक्साइटेड होता था कि किसी दिन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और कैप्टन मीना और कैप्टन गैन और डायरेक्ट रिसाव के लेवल तक पहुंच जाऊंगा, जिस पर मुझे पूरा विश्वास था। तब यहाँ पे हम नंबर 6 के वेपन के पहनने की वजह से इचिकावा की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है, जिसे देखकर फुरुहाशी हैरान हो गया होता है। तब यहाँ पे वो दिन भी आ जाता है जब 4th डिवीज़न के कैप्टन जुगो यह चेक करने वाले होते हैं कि इचिकावा नंबर 6 वेपन पहनने के लायक है या नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं कई काजुस को न्यूट्रलाइजेशन जोन में इकट्ठा कर लिया जाता है। तब जुगो यहाँ पे इचिकावा का हालचाल पूछने लगता है और सभी लोग उसे बताते हैं कि नंबर 6 का वेपन पहनने के बाद इचिकावा के सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं और हम देखते हैं कि इचिकावा भी लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी इचिकावा का दोस्त मतलब फुरुहाशी सूट को देखकर समझ जाता है कि ये वही सूट है जो कि अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, फिर भी मुझे इसके करीब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैं अभी जम जाऊंगा। और इधर जू को बता रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि 1 ही महीने में ये उस कॉम्बैट लेवल तक पहुंच गया है जिसमें इस सूट का ये यूज़ कर सकता है। मैं तो उसे रियलिटी दिखाना चाह रहा था कि कितनी मुश्किल है। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन बताती है कि 3rd डिवीज़न से जो डाटा मिला था उससे हमें पहले ही पता चल गया था कि इचिका शुरुआत से ही कितनी स्पोर्ट्स स्पीड से ग्रो कर रहा है। चाहे इस टाइम वो उसकी कॉम्बैट पावर किकुरु से कम है, पर ये उससे भी ज़्यादा तेज़ लेवल अप कर रहा है। फिर यूगो कहता है कि लगता है ऐसे ही लोगों को जीनियस कहा जाता है, पर असलियत में लड़ाई ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। तभी वो इचिकावा को कहता है कि अब तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इस होजू काइजू को हराओगे और डिस्ट्रॉय करोगे। ये एक मॉड टाइप 67 है जो पहली बार 1967 में दिखाई दिया था और ये हर 5 साल में धरती के ऊपर आता है। इसका 42 लेवल 6.4 है, तो इसीलिए अगर मुझे लगा कि तुम इसको हैंडल नहीं कर पाए तो मैं खुद आकर इसे मार डालूंगा और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो चलो फिर देखते हैं क्या तुम नंबर 6 के वेपन को इस्तेमाल करने के काबिल हो भी या नहीं भी। तो इचिकावा अपने साथियों के साथ काइजिस से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी फुरुहाशी देखता है कि इचिकावा बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, जिस वजह से फुरुहाशी भी ज़्यादा तेज जाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि इस मिशन के लिए इचिकावा को 10 मिनट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि नंबर वेपन यूज़र की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, तो इसीलिए जोगो ना चाहते हुए भी इचिकावा को 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं देता है क्योंकि वो स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगा। तो इचिकावा के पास कम टाइम होने की वजह से वो और ज़्यादा तेज होने चल लगता है और जैसे ही वो काइजू के ऊपर हमला करने लगता है वैसे ही वो अपने पैरों से निकल रही आइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो काइजू के हमले से बचते हुए नीचे गिर जाता है। तभी उसके साथी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और काइजू को मारने लगते हैं। फुरुहाशी कहने लगता है कि मैं इस टाइम लड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने इचिकावा से वादा किया है कि मैं उसे बचाऊंगा, तो इसीलिए मुझे इन काइजूस को संभालना होगा। तभी इचिकावा का ध्यान जैसे ही फुरुहाशी पर होता है वैसे ही इचिकावा गोली मारकर काइजूस को एक तरफ से जमा देता है और एक ही गोली में एक पूरे काइजू को गिरा देता है, जिसे देखकर फुरुहाशी हैरान हो जाता है। तब एक काइजू फुरुहाशी पर हमला कर देता है और फुरुहाशी सोचने लग जाता है कि आखिरकार
मैं क्यों उसकी तरह काइजू को एक ही बार में नहीं मार पा रहा हूँ। मेरे सपने जब टूटना शुरू हुए जब मैं डिफेंस फोर्स में ज्वाइन किया। मेरे ग्रेड्स ऊपर जाना बंद हो गए और मुझे पहली बार रियल टैलेंट दिखाई देने लगा। और हर दिन मुझे ये एहसास होता रहा कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया पर फिर भी वो लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं उन तक नहीं पहुंच पाया। और मुझे उसके बाद रियल मॉन्स्टर सामने आया जो कि इचिकावा था। तो हम देखते हैं कि फुरुहाशी पर एक काइजू ने हमला कर दिया होता है और कैप्टन जुगो उसे समझाने लग जाते हैं कि अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ मत डालो, कभी कभी पीछे हटना ही सही रहता है। और जैसे ही एक और काइजू फुरुहाशी के ऊपर हमला करने आता है तभी बीच में इचिकावा आ जाता है और उसे बचाने लगता है। और इचिकावा फुरुहाशी को थैंक यू बोलने लगता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसको मौका मिल जाता है संभालने का। और इचिकावा इस काइजू को एक ही बार में ख़त्म कर देता है और इचिकावा वहाँ से जाने लग जाता है। तभी फुरुहाशी कहता है कि मुझे भी साथ लेके चलो, लेकिन इचिकावा यहाँ पे होन्जू काइजू से अकेले ही लड़ने आ जाता है और अपनी सूट की पावर को 43% बढ़ा लेता है और उससे वो इस काइजू का एक हाथ जमा देता है। लेकिन यहाँ पे इचिकावा को रियलाइज़ होता है कि इतनी पावर काफ़ी नहीं है क्योंकि मैं इसका एक हाथ ही जमा पाया हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपने आप को हील कर लेता है। तभी इचिकावा अपनी सूट की पावर को 46 लेवल तक ले जाता है और सभी लोग ये चीज़ देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन जुगो को यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है। लेकिन इचिकावा यहाँ पे होन्जू काइजू के हाथ में छेद कर देता है और अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, 51% बढ़ा देता है। जिसको देखने के बाद वो सभी लोगों से पूछने लग जाते हैं क्या तुम ठीक हो इचिकावा। लेकिन इचिकावा यहाँ पे जवाब देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा दिमाग और भी अच्छे से काम कर रहा है। और ये सुनकर सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और इधर ये काइजू भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इचिकावा अपने मन में सोचने लग जाता है काव का और तुशिहीरो को बचाने का। और वो आगे बढ़ने लग जाता है और वो धीरे धीरे काइजू को जमाने लग जाता है। लेकिन तभी उसके मसल्स फटने लग जाते हैं क्योंकि अपनी पावर को उसने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसके कारण उसकी 6 जगह से वो मसल्स फटने लग जाते हैं और उसका चेहरा एकदम से लाल पड़ जाता है। लेकिन जुगो कहता है कि ऐसा नहीं है, यही इचिकावा की सच्चाई है क्योंकि नंबर वेपन जब सिंथोनाइज्ड होता है तो उसकी असली एनर्जी बाहर आती है और दिमाग के सारे सेल्स काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाते हैं और यही इसका ट्रू नेचर और ट्रू डिज़ायर है। और यूज़र खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और ये चीज़ ट्रेनिंग में इसलिए नहीं सिखाई गई है क्योंकि लड़ाई के दौरान आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और वैसे भी इचिकावा अभी सबसे ताकतवर काइजू का वेपन इस्तेमाल कर रहा है, तो इचिकावा की बॉडी और उसके माइंड में अलग ही लेवल का स्ट्रेस चल रहा होगा। और अगर इचिकावा इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो आज के बाद मैं उसे ये इस्तेमाल नहीं करने दूँ। तब यहाँ हम फुरुहाशी को देखते हैं जो कि इचिकावा की तरफ बढ़ रहा होता है और वो चीज़ सोच रहा होता है कि जब काइजू नंबर 6 की वेपन को इचिकावा इस्तेमाल नहीं कर पाया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तब इसके बाद हम इचिकावा को देखते हैं जो कि अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी इचिकावा अपने 50 मीटर की रेडियस में सब चीज़ को जमा देता है और सारे काइजूस को ख़त्म कर देता है जिससे वो होन्जू काइजू से अकेले लड़ सके। लेकिन उसके 16 मसल्स फट चुके थे और 4 बॉडी फ्रैक्चर भी हो चुका था और उसकी लात भी टूट चुकी थी। और जुगो इचिकावा को पीछे हटने के लिए बोल देता है और वो खुद जाने लग जाता है मारने को उस काइजू को। और यहाँ पे इचिकावा मन ही मन सोचने लग जाता है कि मैं पहले भी किसी को नहीं बचा पाया था और आज भी नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं यूज़लेस हूँ। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा होता है तभी फुरुहाशी यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं इचिकावा को बचा लूँगा। पर जुओ उसको पीछे हटने के लिए कहता है लेकिन फुरुहाशी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है और अपनी कॉम्बैट पावर से ज़्यादा तेज भाग रहा होता है। और ये चीज़ देखकर जुगो हैरान हो जाता है क्योंकि इसकी कॉम्बैट पावर सिर्फ 24% होती है और ये उससे ज़्यादा तेज भाग रहा है। तब यहाँ पे फुरुहाशी बताता है कि इचिकावा एक हॉनेस्ट और एक हार्ड वर्किंग बंदा है और वो हमेशा सबको बचाने की ही सोचता रहता है और मैं इसीलिए उससे बहुत ज़्यादा जेलस होता हूँ और मैं जानता हूँ कि नंबर 6 के वेपन को वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। तभी फुरुहाशी बर्फ की दीवार को तोड़ देता है और इचिकावा को होश में आने के लिए कहता है और अपने कंधे पे उठा लेता है। और इचिकावा जैसे ही होश में आता है तो वो देखता है कि फुरुहाशी उसे लेकर भाग रहा होता है और फुरुहाशी ने जुगो से थोड़ा और टाइम मांग लिया होता है उस काइजू को हराने के लिए। तभी फुरुहाशी इचिकावा को कहता है कि चलो अब इस काइजू को हराते हुए और इससे तुम नंबर 6 के वेपन को इस्तेमाल कर पाओगे। फुरुहाशी कहता है कि चलो अब मैं इस काइजू के फोर को उस पॉइंट पर लाऊंगा जिससे तुम इसे आसानी से मार पाओगे। तभी इचिकावा कहता है कि इससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है। और फिर फुरुहाशी कहता है कि मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना और ना ही खुद को करना और मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। और इचिकावा ये सुन के मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि फुरुहाशी तुम बहुत ज़्यादा कमाल के हो
क्योंकि जब भी मैं डरा रहता हूँ तो तुम ही मेरा साथ देते हो, तुम ही मेरा हौसला बढ़ाते हो। तो चलो हम दोनों मिलकर इस काइजू को हराते हैं। और फुरोहाशी इस काइजू को हराने के लिए चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है काइजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 9 में। तो गाइस इस एपिसोड में हमें बहुत सी चीज़ें पता चलने वाली है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा खास है, तो आखिरी तक बने रहे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम न्यू डायरेक्टर इतामी को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर इसाओ को याद कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे डायरेक्टर इसाओ को भी दिखाया जाता है और ये थोड़े बहुत होश में होते हैं काइजू नंबर 9 के। इसके बाद सीन बदलता है और हमें काबुका को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। वो स्क्वाड्रन कॉम्बैट टेक्निक को सीख रहा है, जिससे वो अपनी पावर से पावर को जनरेट करके अपनी फुल बॉडी तक ला सके। काबुका को होशिना ने कहा था कि इसको सीखने के लिए तुम्हें रोज़ ही प्रैक्टिस करनी होगी और इसमें कोई काम चोरी नहीं चलेगी, क्योंकि वो हर हफ्ते 2 बारी आएगा और चेक करेगा कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। हम देखते हैं कि काबुका अपनी पूरी जान से इस प्रैक्टिस को कर रहा होता है, जिस वजह से उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और तभी वहाँ पे किकुरू आ जाती है और काबुका का मजाक बनाने लग जाती है। वो कहती है कि अच्छा तो तुम स्क्वाड्रन कॉम्बैट टेक्निक सीख रहे हो, वैसे भी अच्छा ही है क्योंकि तुम्हें वेपन तो यूज़ करना आता है नहीं। जिस वजह से काबुका को गुस्सा आ जाता है और उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और काबुका कहता है कि तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत लगती है और कितना ज़्यादा मुश्किल है। तब किकुरू कहती है कि मुझे पता है क्योंकि मेरे डैड भी किया करते थे। जो सुनकर काबुका और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है कि अगर डायरेक्टर रिसाव करते थे तो मुझे भी ये ज़रूरी करना होगा। तो इसके बाद किकुरू काबुका को उसका फ़ोन वापस कर देती है, क्योंकि कैप्टन हाशिकागावा ने काबुका को फ़ोन देने के लिए कहा था। और साथ में वो कहती है कि सभी दोस्तों से बात कर लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तुमने किसी से बात नहीं करी है। तो फिर काबुका अपने रूम में चला जाता है और देखते हैं जो कि मोबाइल रख कर सोच रहा होता है कि उसे सबसे बात तो करनी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो सब उससे बात करना चाहते भी है या नहीं, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात उन सबसे छुपाई है, क्योंकि वही कायजू है और पता नहीं वो उसके बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। लेकिन तभी वो अपने फ़ोन को ऑन करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फ़ोन को ऑन करता है एकदम से बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और काफका ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जब वो ग्रुप में देखता है कि 500 से ज़्यादा मैसेजेस आ चुके होते हैं, काबुका को लगता है कि शायद वो लोग इसे बुरा भला कह रहे होंगे, क्योंकि उसने इन सब से झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो मैसेजेस को रीड कर सके। लेकिन तभी रैनो का फ़ोन आ जाता है और काबुका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हड़बड़ाहट में उससे फ़ोन ही कट जाता है। और लेकिन फ़ौरन ही हिकारू का कॉल आ जाता है, जिसे वो उठा लेता है और हम देखते हैं कि रैनो ही होता है जिसने कॉल मिलाया होता है। और रैनो के ऊपर वो चिल्लाने लग जाता है कि आपने मेरा फ़ोन क्यों कट करा, हिकारू का फ़ोन तो उठा लिया और आप इतने ज़्यादा टाइम से कहाँ पर थे, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं करा। माना कि उन्होंने आपका फ़ोन ले लिया था, लेकिन आप किसी और के फ़ोन से भी ट्राई कर सकते थे। आपको पता नहीं कि मुझे कितनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी आपकी। काबका कहता है कि मुझे परमिशन नहीं थी। रैनो कहता है अच्छा तो आप एक बारी कोशिश तो करके देखते। लेकिन काबका अपने दिल की बात बताता है कि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे लगा था कि वो अब उससे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने सबसे बड़ी बात सबसे छुपाई है। तभी यारू बीच में आकर कहता है कि अरे हाँ अंकल, हम सब तुमसे डर गए थे क्योंकि तुम्हारे पास काइजूस की पावर जो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे नफरत करते, क्योंकि हम सब ने देखा था कि तुमने अपनी जान दांव पर लगा के हमारे बेस को बचाया था। और ये सब देखने के बाद हम तुमसे नफरत कैसे कर सकते हैं। और तभी कावका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पर किकुरू आ जाती है और कावका को ट्रेनिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो देखते ही कावका तो रो रहा होता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इसे क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर रिसाव को, जो कि कह रहे होते कि अब समय बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। मैं काफ़ी टाइम से इसे अंदर से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और साथ ही अब इसकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके बाद हम जापान के अलग अलग हिस्सों का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक दिखने वाले काजू दिखाए जाते हैं और जो कि नॉर्मल काजूस की तरह नहीं होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डरावने और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। इसके बाद हम डिफेंस फोर्स को देखते हैं और डिफेंस फोर्स वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने में 14 से ज़्यादा काइजू के अटैक हुआ है और ये लोग उससे लड़ने जाते ही हैं तभी वो काइजूस वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पहुँचने से पहले ही वो काइजू वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये काइजूस ना सिर्फ पावरफुल हैं, बल्कि सोचने समझने की काबिलियत भी इंसानों की जितनी ही है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। तो इसीलिए डिफेंस फोर्स भी खुद को तैयार कर रही है आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े शहरों में सेफ्टी ज़्यादा बढ़ा दी है और साथ ही वहाँ पर बड़े बड़े अंडरग्राउंड शेल्टर्स भी बना दिए हैं।
और साथ में जो बचे हुए काइजूस वेपन हैं वो लोग उन्हें बाकी सभी काबिल डिफेंस फोर्स मेंबर्स को देने वाले हैं। इतामी कहता है कि वो सभी लोग जंग के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है और अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो नंबर 9 को हरा पाएंगे या नहीं। और फिर हम दोबारा से डायरेक्टर साहब को देखते हैं और वो कहता है कि अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है और अब लगता है कि और ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। तो अब पूरे देश को बचाने की जिम्मेदारी तुम नौजवानों पर है। और इसके बाद डायरेक्टर साहब अपनी कॉन्शियसनेस को भी खो देते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम किकुरु को देखते हैं जिसको काइजू नंबर 4 का वेपन सूट दिया जा रहा होता है, जो कि पहले हिकारी यानी किकुरु की माँ पहना करती थी। और अब किकुरु भी अपने फादर का बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। और साथ में हम डिफेंस वर्क का अलग अलग सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ख़ुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं ताकि वो आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। और कावका भी यहाँ पे स्क्वाड्रन कॉम्बैट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और होशिना को एक जोरदार पंच मार देता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है, लेकिन होशिना कावका को एक पंच मारता है और काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है, जिस पर कावका चिल्लाने लग जाता है कि इतनी ज़ोर से मारने की क्या ज़रूरत थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और कावका लंच के लिए बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है क्योंकि वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। लेकिन वो जैसे ही ऊपर जाता है वो देखता है कि कैप्टन मीना भी यहाँ पे बैठी होती है और जिस वजह से वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मीना कहती है कि कहाँ जा रहे हो, आओ खाना खाओ मेरे साथ बैठकर। जिस वजह से कावका मीना के बराबर में बैठ जाता है जाकर। और अब मीना कहती है कि यहाँ पर कितनी शांति है, सभी लोग खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे अब काइजू यहाँ से हमेशा के लिए जा चुके हैं, लेकिन ये सब लोग नहीं जानते कि ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। फिर काफ़का कहता है कि बिल्कुल सही कहा मीना, ओ सॉरी मेरा मतलब कैप्टन मीना। इस बात पर मीना कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। और वो कहती है कि काश सब कुछ ऐसा ही रहता। काफ़का कहता है कि हाँ, काश किसी भी बच्चे का खेल ना टूटता और किसी भी बच्चे की बिल्लियाँ ना मरती। मीना कहती है कि तुम्हें याद है जब हम छोटे थे और जब भी काजिस का अटैक होता था तो सबसे पहले तुम भागते हुए आते थे और सभी लोगों को सेव करने के लिए। तुम हमेशा आगे रहते थे, सब लोगों को बचाते थे और उन्हें हौसला देते थे। ऐसा लगता थी कि अगर काजू आ भी गया तो तुम उसे संभाल लोगे। तो इस पर कावका कहता है कि हाँ, तब वो छोटे थे, बस इसीलिए मीना कहती कि तुम आज भी वैसे ही हो। और साथ में मीना ये भी कहती कि मुझे होशिना ने बताया कि तुम्हें किस बात का डर है, लेकिन अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गई हूँ, तो अब तुम्हें मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी हमने वादा किया था कि हम दोनों साथ मिलकर सभी काजूस का खात्मा करेंगे। तो इस बात पर कावका स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, हम ज़रूर करेंगे। तो मीना यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि तुमने अभी भी झूठी स्माइल ही कर रहे हो, हमेशा की तरह। और इधर काबुका सोच रहा होता है कि वो काजू नंबर 9 को हरा पाएगा या नहीं, लेकिन चाहे जो भी हो उसे मारना तो होगा ही, इन सब के फ्यूचर के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काजू लड़की जिसने केकुरु का रूप लिया होता है और वहाँ पर वो खड़ी होती है और कुछ लड़के उससे आकर पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे और तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं उन्हें भी बुला लो। और वो काजू लड़की कहती है कि हाँ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने वाली थी। और वो इतना कहकर अपने असली रूप में आ जाती है और अपने सर से कुछ थ्रेड्स वगैरह को निकालती है और सभी लोगों के आर पार कर देती है। और इसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है काइजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 10 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता हम देखते हैं कावका के पुराने दोस्तों को। टोकू की बेटी की शादी होती है और ये सभी लोग कावका का वेट कर रहे होते हैं। तब टोकू को स्टेज की तरफ बुलाया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी बेटी ये देखकर उसे एक ज़ोर से हील मारती है उसके पैरों में और मना करती है कि नर्वस मत हो। तब वो लोग वेडिंग हॉल में एंटर करते हैं जहाँ टोकू की बेटी ये सारी डेकोरेशन ये सारा कुछ देख के टोकू को थैंक यू कहती है ये सब कुछ करने के लिए। तभी वेडिंग हॉल के पीछे एक बड़ा सा काइजू आ जाता है और वो वहाँ पर हमला कर देता है। तभी इसके बाद बारे में ऑपरेटर डिफेंस को बता देता है, पर तभी उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में अलग अलग जगह पर काइजूस ने हमला कर दिया है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोक्यो के अलग अलग जगहों पर बहुत सारे काइजू दिखाई देने लग गए हैं, जिस वजह से लोग डर जाते हैं। और यहाँ टोकू अपने सनी लो को लेकर भाग रहा होता है, पर तभी काइजू फिर से उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और टोकू देखता है कि उस काइजू ने उसकी बेटी पर भी हमला कर दिया है।
फिर टोकू अपना खून काइजू को दिखाने लगता है ताकि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। तब वो काइजू उसकी तरफ ध्यान न देते हुए उसकी बेटी को खाने लगता है, पर तभी कैप्टन गैन वहाँ पर आ जाता है और उस काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसको देखकर टोकू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि मीना ने भी साइड वाले काइजू को संभाल लिया होता है, जिस वजह से गैन और बाकी सारी डिफेंस फोर्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ सारे डिफेंस फोर्स को नए नए सूट मिल जाते हैं, जिससे कि सबकी पावर बढ़ जाती है। और यहाँ कैप्टन गैन काइजूस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कैप्टन गैन अपनी आंखों की पावर की मदद से काइजूस का कोड ढूंढ लेते हैं और एक ही झटके में उन सारे काइजूस को ख़त्म कर देते हैं। फिर वो एजी से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हाल चाल है। तो एजी बताता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि फर्स्ट और थर्ड डिवीज़न पूरे टोक्यो को संभाल रही है और लोगों को काफ़ी तेज़ी से सुरक्षित जगह पहुँचा रही है। तभी गैन पूछता है कि बाकी डिविजन्स के रीइंफोर्समेंट का क्या स्टेट है। फिर एजी बताता है वही तो बैड न्यूज़ है, काइजूस ने पूरी कंट्री पर हमला कर दिया है, जिस वजह से सारे डिविजन्स अपने अपने जगह के सारे काइजूस को संभालने में लगी हुई है, जिस वजह से हमारे पास रीइंफोर्समेंट नहीं भेज सकते हैं। हमें चारों तरफ से काइजूस को दिखने की रिपोर्टें मिल रही है और शायद और भी काइजूस आ रहे हैं। काइजूस ह्यूमंस की सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ पर हमला कर रहे हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने आज तक कभी नहीं देखी है। फिर कैप्टन कैन कहता है तो फिर इसका मतलब ये सब कुछ काजू नंबर 9 ने ही किया है। एजी कहता है कि हमने इतने सारे काजू आज से पहले कभी नहीं देखे हैं, तो इसीलिए हम रीइंफोर्समेंट पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तब गैन कहता है कि हमें इन्हें खुद ही मारना पड़ेगा और हम इतने टाइम से इसी चीज़ की तो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो चलो फिर एजी अब इसकी बारी आ चुकी है। तब हम यहाँ पर जापान का डिफेंस फोर्स का बेस देखते हैं, जहाँ पर किकोरू ने अपना नंबर 4 का वेपन पहन लिया होता है। तब यहाँ पर न्यू डायरेक्टर किकोरू को देख के बोलते हैं कि हिकारी के बाद किसी ने ये नहीं पहना है, देखो ऐसा लग रहा है कि हिकारी सच में वापस आ चुकी है। तब यहाँ किकोरू को एक कॉकपिट में बिठा दिया जाता है और किकोरू कहते हैं कि नंबर 4 वेपन मेरी माँ का वेपन था और चाहे इस टाइम मैं अपनी माँ की जगह नहीं ले सकती, पर मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करती हूँ कि इस सूट का अच्छे से इस्तेमाल करूँगी। तभी किकोरू को एक रॉकेट के अंदर बिठा दिया जाता है और काजू की तरफ लॉन्च कर दिया जाता है और रॉकेट से निकलते ही किकोरू उड़ते हुए काजू की तरफ बढ़ जाती है और हमें पता चलता है कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट नंबर वेपन है, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा वेपन है जो उड़ सकता है और इसी कारण से हिकारी आज तक सबसे ज़्यादा काजूस को मार सकी थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एक काजू पर हमला कर रहे होते हैं और किकोरू आकर सीधा उसे तबाह कर देती है। तब यहाँ पे कैप्टन गैन कहते हैं किकोरू तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो इसीलिए इस जगह को जल्द से जल्द खाली करो मेरे बेवकूफ़ स्टूडेंट। तभी किकोरू कहते हैं कि इसके लिए तो सिर्फ 5 मिनट ही काफ़ी है मेरे बेवकूफ़ टीचर। तभी यहाँ पर एक और काजू आ जाता है, पर किकोरू उसे एक ही पल में काट देती है, जिसे देखकर सोल्जर्स को समझ आ जाता है कि अगर वो ऐसे ही फायर करेंगे तो वो किकोरू के रास्ते में आएंगे, जिस वजह से वो अपनी गोलियों को फ्रीज बुलेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो काजूस के मूवमेंट्स को रोक सके। तब वो लोग काजू के मूवमेंट्स को रोकना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से किकोरू और भी काजूस को ठिकाने लगा देती है। तभी डायरेक्टर इतामी कहते हैं कि किकोरू के पास हमेशा से अपने फादर की अटैक पावर थी और अब इसके पास अपनी माँ की मोबिलिटी भी आ गई है। मुझे पता है कि अभी अभी मैंने कहा कि किकोरू बिल्कुल अपनी माँ हिकारी की तरह है, पर मैं इस चीज़ को वापस लेता हूँ और मैं ये कहता कि बिल्कुल तुम दोनों की तरह ही है। तो यहाँ किकोरू ने 3 काइजूस को मार गिराया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वाइस कैप्टन शोशिरो ने भी नंबर 10 का वेपन सूट पहन लिया होता है। नंबर 10 वेपन यहाँ पे कहता है, मतलब काइजू नंबर 10 कहता है कि आज वो दिन आ ही गया शोशिरो, तो चलो फिर अब मुझे लड़ने दो। तब शोशिरो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इंचार्ज हूँ, तो इसीलिए चुप रहो और मुझे खुद को इस्तेमाल करने दो। और हाँ कानोमी, आखिरकार ये सूट बोल कैसे रहा है, इस तरह तो इसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तब कानोमी बताते हैं कि पहला ऐसा वेपन है जो बोलने वाली काजू से बनाया गया है, जिससे इसे सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कत आ रही थी, तो इसीलिए आवाज़ के साथ ही कम्युनिकेट करना सबसे ज़्यादा बेटर रहा। यह अभी भी प्रोटोटाइप है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से हमें एक्चुअल कॉम्बैट में यूज़ नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पे शोशिरो कहता है कि मुझे पता है, पर अगर हमें काजू नंबर को सरप्राइज़ करना है तो हमें ये करना ही होगा। तब नंबर 10 कहता है कि तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। अभी शोशिरो कहता है कि पर तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, हम लोग ट्रेनिंग में कभी भी तुम्हारी फुल पावर का नहीं यूज़ कर पाए थे, क्योंकि तुम हमेशा अपनी मर्ज़ी से ही काम करते थे, जिस वजह से हम सिंक में कभी लड़ ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए आज तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊँगा और तुम्हें ये लोग कचरे
में फेंक देंगे। तब नंबर 11 कहता है कि मुझे पता है, चलो अब चलते हैं। अब काजू नंबर 10 हेलीकॉप्टर के नीचे वाले हिस्से को काट देता है, जिस वजह से शोशीरो हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाता है और कानोमी उन्हें प्लान बताने की कोशिश कर रही होती है, पर काजू नंबर 10 इससे मना कर देता है। तभी शोशीरो काइजूस के बीच में पहुंच जाता है और वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। शोशीरो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले लेफ्ट वाले काइजूस को संभालेंगे, पर काजू नंबर 10 उसे अपोजिट साइड्स की तरफ ले जाता है और पूछता है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, हमें सबसे पहले कमज़ोर काइजूस को मारना चाहिए। अभी काजू नंबर 10 कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, तो हमें इसलिए सबसे पहले ज़्यादा काइजूस को मारेंगे, बड़े काइजूस को मारेंगे। तब एक काजू शोशीरो पर हमला करना ही लगता है, जिस वजह से शोशीरो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पर काजू नंबर 10 उस काजू से मार खाना चाह रहा हो ताकि वो ये जान सके कि वो काजू आखिर में कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसके कारण वो काइजू शोशीरो पर हमला कर देते हैं। बहुत सारे काइजू शोशीरो को घेर लेते हैं, जिससे काजू नंबर 10 को मज़ा आने लग जाता है। तब हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से सूट की कॉम्बैट पावर नीचे गिरने लग जाती है, जिस वजह से कानोमी शोशीरो को वापस आने के लिए कहती है, पर शोशीरो काइजूस के बीच में घिर जाता है और वो अपने सूट की पावर को भी अनलिश नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसके पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। तब शोशीरो काजू नंबर 10 को उसकी बात मानने के लिए कहने लगता है और उसे छुपकर हमला करने के लिए कहता है, पर काजू नंबर 10 सामने से लड़ना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो काजू शोशीरो पर सामने से हमला करने में कामयाब हो जाते हैं, पर शोशीरो कैसे भी करके बच जाता है। तभी काजू नंबर 10 कहता है कि देखो मेरी वजह से तुम बच गए। तभी शोशीरो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो हम ऐसे लफड़े में पड़ते ही नहीं। वैसे भी मेरी ही गलती है, मैंने ये सोच लिया कि तुम मेरी बात मानोगे, आखिरकार क्यों मैं ऐसे जिद्दी लोगों के बीच में फंस जाता हूँ। नंबर 10, तुम्हारे ऑर्डर्स न मानना एक वेपन के तौर पर बहुत बड़ा फॉल है, जिसका मतलब अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो पक्का कचरे में ही जाओगे। पर मैं आज यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी नंबर 10 कहता है कि मैं यही सुनना चाहता था। तब शोशीरो और काजू नंबर 10 के बीच सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, जिस वजह से शोशीरो की सूट की कॉम्बैट पावर बढ़ने लग जाती है और वो मिलकर उन सभी काइजूस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब काजू नंबर 10 शोशीरो को उसे पूरा कंट्रोल देने के लिए कहता है ताकि वो सामने वाले काजू को मार सके, पर शोशीरो ने उसे पहले ही मार दिया होता है। शोशीरो कहता है कि तुम लेट हो काजू नंबर 10, याद है ना मैंने क्या कहा था, तुम मेरे साथ ही रहना चाहे तुम मरो भी और जियो भी। तभी काजू नंबर 10 कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तो मैंने कहा था। इसके बाद ये दोनों रनवे को क्लियर करने चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि शोशीरो की सूट की कॉम्बैट पावर 67% पहुंच जाती है और शोशीरो और काजू नंबर 10 मिलके काजूस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब शोशीरो लड़ते टाइम काजू नंबर 10 को उसकी गलतियां गिना रहा होता है, जिससे कानोमी को लगता है कि काजू नंबर 10 और शोशीरो के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। पर यहाँ सब कुछ अपोजिट हो रहा था, क्योंकि शोशीरो की कॉम्बैट पावर 70% पहुँच गई होती है, जिसका रीज़न कानोमी को समझ नहीं आ रहा होता है। तो शोशीरो और काजू नंबर 10 फिर से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और सूट की कॉम्बैट पावर बढ़ते हुए काजूस को मारते हुए सीधा काजूस के बॉस तक पहुंच जाते हैं। तब शोशीरो अपनी टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है, जिससे काजू नंबर 10 को एहसास हो जाता है कि ये वही टेक्निक है जिसकी मदद से शोशीरो ने उसे मारा था। आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे सारे मसल्स फट जाएंगे, मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है, मैं इतना ज़्यादा पावर महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता था कि मैं इसके साथ लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो शोशीरो उस काजूस को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से वहाँ के सारे काजूस तबाह हो जाते हैं। तब यहाँ पे शोशीरो बाकी काजू से लड़ने के लिए जाने लग जाता है, पर काजू नंबर 10 इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो काजूस के साथ बोर हो चुका है लड़ते लड़ते हो, और इस वजह से वो जापान के डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स के साथ लड़ना चाह रहा था, पर शोशीरो इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी कॉम्बैट पावर 77% पहुँच गई होती है और कानोमी कहते हैं कि ये वही कॉम्बैट पावर है जिससे वाइस कैप्टन नॉर्मल सूट में इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग 90 के ऊपर कॉम्बैट पावर को अनलिश कर पाए तो ये लोग पता नहीं कितने ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तब ये सारी बातें कैन को पता चल जाती है कि शोशीरो ने अपनी साइड के सारी काइजूस को ख़त्म कर दिया होता है, और एजी उसे बताता है कि अब बस एक ही एरिया बचा है और वो एरिया शिनोने में और ताचिवाना स्कंड संभाल रही है, पर ट्रैफिक की वजह से उन्हें अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा होता है और वहाँ पे 6 और बड़े काइजूस भी आ गए होते हैं, जिस वजह से उन्हें अटैक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तब कावका शोनोनुमे से उन काइजूस से लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाता है।
तभी काओका कहता है कि मैं आज तक इतने बड़े काजू से नहीं लड़ा हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ। तभी शून्य में कहती है कि मैं इस चीज़ की परमिशन नहीं दे सकती क्योंकि तुम काजू नंबर 9 के अगेंस्ट हो। पिछली बार काजू नंबर 9 ने तुम्हें पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लिया था, जिस वजह से वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया था। तो इसीलिए अगर तुम अभी ट्रांसफॉर्म हुए तो वो तुम्हारी लोकेशन ढूंढ सकता है। हमें तुम्हारी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम काजू नंबर 9 का सामना कर रहे होंगे, तो इसीलिए तुम अभी पीछे रहो। तब हम देखते हैं कि एक बड़ा सा काजू उस शहर पर हमला कर देता है और कावाका को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो लोग अब इसे कैसे संभालेंगे। और तभी वहाँ पर मीना उन्हें कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती कि वो अकेले ही इन सभी काजूस को संभाल लेगी। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है काजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 11 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहां पे मीना कावका के एरिया को साफ करने की बात करने लग जाती है, जिस वजह से रेन हैरान हो जाते हैं क्योंकि मीना इस टाइम उस एरिया से 20 किलोमीटर दूर होती है। तभी मीना एक काजू को उड़ा देती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं मीना यहाँ सब कुछ अपने न्यू इक्विपमेंट की वजह से कर पा रही है। तब मीना दो और काइजिस को उड़ा देती है, जिस वजह से पूरी सिटी में खून ही भर जाता है और सभी लोग मीना की पावर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तब मीना बाकी काइजिस को उड़ाने भी लग जाती है। तब यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं वो बताते हैं कि मीना ने बड़े काइजिस को मारने में गैन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस नेशन और इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि मीना की तरह फायर पावर को कंट्रोल कर सकता है। तब मीना यहाँ पर 6 बड़े काइजूस को उड़ा देती है, जिससे कि वहाँ पे सिर्फ छोटे काइजू भी बचते हैं और वहाँ की स्क्वाड उन्हें मारने चली जाती है। तब यहाँ पे कावका कहता है, काइजूस आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो, यह है कावका डिवीज़न की वाइस कैप्टन मीना की पावर। तब ये बातें रिन सुन लेती है और कावका को बकवास बंद करने की जगह सबको शेल्टर में ले जाने के लिए कहती है। तब सभी लोग देखते हैं कि लोग धीरे धीरे जीत रहे होते हैं, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। पर किकुरु और गैन को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसके पीछे काजू नंबर 9 का हाथ है तो ये इतना आसानी से नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पे जो एजी होता है वो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से काजूस हमारे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया था उस तरह उन्होंने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो वो पक्का किसी और चीज़ के पीछे पड़े हैं। तब यहाँ हम काजू नंबर 9 को देखते हैं जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है ताकि वो काजू नंबर 8 को ढूंढ सके, पर उसे काजू नंबर 8 के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा होता है, जिस वजह से काजू नंबर 9 इस चीज़ को छोड़कर अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। तब यहाँ गैन की स्क्वाड की तरफ गटर में से पानी बाहर आने लग जाता है और नीचे से एक काजू बाहर आ जाता है, जिसका 42 पावर 9.0 होता है। तब यहाँ किकोरू और शोशिरो की तरफ एक एक काजू आ चुका होता है और यहाँ ऐसा टोटल 5 काजूस आ जाते हैं, जिनका 42 पावर 9.0 होता है। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक काजू किकोरू को ही ढूंढते हुए आया होता है और वो एक ही बार में किकोरू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे किकोरू तो बच जाती है पर उसके साथियों का पूरा शरीर उड़ जाता है, जिसे सुनकर सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ पे कैप्टन गैन कहता है कि अब मुझे एहसास हो गया कि काजूस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे नहीं बल्कि हमारे पीछे पड़े हैं, ताकि वो डिफेंस फोर्स के ताकतवर सोल्जर्स को हरा के डिफेंस फोर्स को कमज़ोर कर सकें और यहाँ हमें मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तब यहाँ पे डायरेक्टर बताते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा बुरा है। वैसे तो अगर एक नंबर काइजू आता है तो उसे मारने के लिए मल्टीपल कैप्टन्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ लड़ना पड़ता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन भी अकेले एक नंबर काइजू को नहीं हरा सकता है। और ऊपर से सबसे बुरी बात यह है कि इस टाइम सब कुछ एक रूकी के ऊपर डाल रखा है, जो कि अकेले ही उस नंबर काइजू को संभाल लेगी। वैसे तो उसकी मदद के लिए मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, पर हमारा इस टाइम डिफेंस फोर्स ख़राब हो सकता है। आखिरकार मैं क्या करूं? तब यहाँ पे कैप्टन गैन बताता है कि मेरी बेवकूफ़ स्टूडेंट, तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो कि मुझे तुम्हें ये बताना पड़े कि तुम्हारे बैकअप नहीं आने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ को अकेले ही हराना पड़ेगा। तब यहाँ पे किकुरु सोचने लग जाते हैं कि जब जब मैं मुसीबत में आई हूँ तब तब मुझे कोई बचाने ही आया है। मैंने चाहे बहुत खतरनाक कायजू से लड़ाई की हो, पर आज तक मैं कभी किसी से नहीं जीती और आज मुझे ये करना ही पड़ेगा। मेरे बेवकूफ़ टीचर, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा ही प्लान है। तब किकुरु अपनी सूट की पावर 94% तक पहुंचा देती है, जिसे सुनकर शिशोरियो इम्प्रेस हो जाता है। तब सभी लोग अपने काजूस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ किकुरु भी काजूस पर हमला कर देती है, पर वो काजू बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिस वजह से वो किकुरु के हमले से बच जाता है।
तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि हम इस टाइम हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी को देख रहे हैं, जिसने अपने पेरेंट्स के साथ साथ कैप्टन गैन को भी सरपास कर दिया है। रूकी का मतलब गाइस होता है कि जो कैप्टन से पहले अब कैप्टन नहीं बन पाया है, पर अब रूकी है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी बन चुकी है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि काइजू किकुरु के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और जैसे ही उस पर हमला करने लग जाता है, किकुरु उसके हमले से बच तो जाती है, अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, पर वो काइजू उस शील्ड को मुक्का मार के तोड़ देता है और उसे दूर बिल्डिंग में पटक देता है, जिससे कि किकुरु का लेफ्ट लैंग और रिपच का डैमेज हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तब यहाँ किकुरु फिर से अपनी एक्स को उठाने लग जाती है, पर वो काइजू इसके लिए मना कर देता है। तब ये लड़ाई देखकर इतामी को ऐसा लगता है कि जैसे कि काइजू किकुरु के हर एक टेक्निक को जानता हो। तब यह गैन अपनी साइड वाले काइजू को भी नहीं हरा पा रहा होता है और वो काइजू उस पर पानी से हमला कर देता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तभी वो काइजू कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी आंखों की मदद से मेरी बॉडी की इलेक्ट्रल पल्सेस को रीड कर सकते हो और मेरे मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर तुम फिर भी पानी के मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तब यहाँ शोशिरो के ऊपर भी वो काजू भारी पड़ रहा होता है और वो उसके करीब आकर उस पर हमला कर रहा होता है, जिससे कि शोशिरो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तब यहाँ पे हमें कानू भी बताती है कि ये काजू हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्पेशलाइज्ड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाइस कैप्टन शोशिरो की तरह ही लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस काजू को सिर्फ और सिर्फ वाइस कैप्टन शोशिरो के साथ लड़ने के लिए ही बनाया गया है। तब यहाँ पे डायरेक्टर इतामी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एनिमल्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरस, काजू, ये वो चीज़ें हैं जो हमें डराती हैं और हमने इन्हीं पर स्टडी करके अपने आप को बचाया है। पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे एनिमी ने हमारी स्ट्रेटजी को हम पर ही इस्तेमाल किया है। जिन 5 नंबर का जिसने हम पर हमला किया है, उन्हें स्पेशली डिफेंस फोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है। तब यहाँ पर हमें एक डिफेंस शेल्टर को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर कावका के पुराने साथी होते हैं और उन्हें पता चलता है कि टोकू की बेटी अब ठीक है, जिस वजह से वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी शेल्टर के अंदर सभी लोगों को पता चलता है कि बाहर 9.4 फॉर्टिट्यूड के 5 काजूस आ चुके हैं, जिन्होंने शहर पर हमला कर दिया है, जिस वजह से सभी लोगों को लगने लग जाता है कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है और वो शेल्टर के अंदर सेव नहीं है। तब तो टोकू को चोट लगने के बावजूद भी शेल्टर के अंदर मदद कराने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो लोग ऊपर लड़ रहे हैं वो उन्हें ज़रूर बचाएंगे, जिस वजह से टोकू के साथी भी उसका साथ बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ पे हम कावका को देखते हैं, जो सभी लोगों को शेल्टर के अंदर भेज रहा होता है और तभी पास में एक धमाका होता है, जिस वजह से कावका को पता लगता है कि उसकी स्क्वाड के ऊपर एक 9.0 फॉर्टिट्यूड वाले काइजू ने हमला कर दिया है। पर कावका इस टाइम कुछ नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो सभी लोगों को शेल्टर के अंदर जाने के लिए गाइड करने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे एक दादी माँ डर रही होती है, पर एक बच्ची ने डिफेंस फोर्स के कार्ड दिखाकर यकीन दिलाती कि डिफेंस फोर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो इसीलिए सारे काजूस को ज़रूर हराएंगे। वो काप का ये सुनकर मीना के साथ किया हुआ वादा याद आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा धमाका होने के बाद सभी लोग जल्दी से शेल्टर के अंदर भागने लग जाते हैं, जिस वजह से उस लड़की के सारे कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और कावका उन कार्ड्स को उठाने में उसकी मदद करने लग जाता है। तभी कावका कहता है उस लड़की से कि तुम डिफेंस फोर्स के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। डिफेंस फोर्स में बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो इसीलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जल्दी से शेल्टर के अंदर चले जाओ। तब वो लड़की कावका के कार्ड्स बग के बारे में पूछने लग जाती है और जब उसे पता चलता है कि कावका के पास कार्ड्स नहीं है, तब वो लड़की उससे वादा करती है कि मैं उसके लिए ज़रूर कार्ड्स खरीदूंगी। तब कावका को पता चलता है कि उसकी स्क्वाड बहुत ज़्यादा खतरे में है, जिस वजह से वो स्क्वाड की तरफ बढ़ने लग जाता है। तब यहाँ पर एक काजू ने प्लेटिन लीडर के कोटा को पकड़ लिया होता है, जिस वजह से रिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और दूसरी तरफ बाकी सोल्जर्स का बहुत बुरा हाल होता है। तब रिन सोचने लग जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये काजू उन सभी काजू से स्ट्रांग है जिनसे हम आज तक लड़ते आए हैं। मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। तब रिन को याद आता है कि वो एक प्लेटून लीडर है जिसे कैप्टन गन ने खुद चुना था, जिस वजह से वो कोटा को बचाने के लिए काजू के ऊपर हमला कर देती है। वो कोटा उससे बच जाता है, पर वो काजू रिन को मुक्का मारकर बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है और उसका बहुत ज़्यादा खून भी निकलने लग जाता है। तब रिन सोचती कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर कैप्टन बनना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि कैप्टन गैन मुझे नोटिस भी करे, और ऐसा हुआ भी, जिस वजह से मैं फर्स्ट डिवीज़न में एक प्लेटून लीडर बन पाई और कैप्टन गैन की एलिट सोल्जर बनी। तब रिन के अंदर मोटिवेशन से पावर आ जाती है
और उसे एहसास होता है कि उस काइजू को वो हरा तो नहीं सकती है, जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि अब वो आखिरी दम तक उस काइजू से लड़ती रहेगी ताकि वो ये जान सके कि उस काइजू की कमज़ोरी क्या है और कैप्टन गैन को बता सके। तब वो काइजू के ऊपर हमला कर देती है, पर काइजू को कुछ भी नहीं होता है और वो काइजू रिन को मुक्का मारकर फ्लाईओवर तोड़कर नीचे फेंक देता है, जिस वजह से रिन को लगने लग जाता है कि अब ये उसका अंत आ चुका है। पर वो फिर भी मरना नहीं चाह रही होती है। तो काइजू फिर से उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि इस बार कावका आकर उसे बचा लेता है। रिन इससे कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब कावका कहता है कि प्लेटून लीडर, मुझे पता है कि आपने मुझे दूर रहने के लिए कहा था, इसीलिए मैं इस गलती के लिए कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर इस टाइम मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी लीडर कहती है कि कावका पीछे रहो, तुम अभी नहीं मार सकते क्योंकि इस कंट्री को तुम्हारी ज़रूरत है। तो कावका कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, पर आप टेंशन ना लीजिए, मैं नहीं हारूंगा और इस काजू को मैं एक चेयर की तरह फोल्ड करके रख दूंगा। तब कावका काजू नंबर 8 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एहसास काजू नंबर 9 को भी हो जाता है। तो गैस इसी के साथ काजू नंबर 8 का सीज़न 2 कंप्लीट हो जाता है। और गैस ये एक अच्छा सा क्लिफ हैंगर छोड़ के गए हैं, जिसके साथ इंटरेस्ट और बढ़ जाता है और हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। तो गैस इसका नेक्स्ट सीज़न कब आएगा, इसके बारे में भी अभी कोई खबर नहीं है, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। और गाइज़ अगर आप चाहते हो मैं काइजू नंबर 8 की मांगा कवर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए गाइज़ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।